कितने नए देशों का जो है उदय हुआ, तो आप सबको पता है 15 कंट्री नई बन गई थी, 15 देश नए बने। जब सोवियत संघ का मतलब है सोवियत यूनियन जो उसका टूटा, तो 15 नए देश बने। 15 के 15 अपने नाम याद कर रखे हैं और इन्हीं क्वेश्चंस में आपको नाम भी बताने वाला हूं। साम्यवादी खेमा और दूसरी दुनिया में एक पार्टी का शासन था कि नहीं था? बताओ पार्टी कौन सी थी? तो वह पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है ना, कम्युनिस्ट पार्टी थी। साम्यवादी खेमा दूसरी दुनिया, फिर बोल दो दूसरी दुनिया, एक ही बात है, दोनों एक ही बात है, साम्यवादी खेमा या फिर दूसरी दुनिया, ठीक है ना। उसमें कम्युनिस्ट पार्टी राज करती थी। साम्यवादी गुट के विघटन का प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रभाव क्या पड़ा? जब विघटन हुआ तो क्या बेसिकली प्रभाव पड़ा कि जैसे ही साम्यवादी गुट का विघटन हुआ, वो टूटा, तो पूरा संसार फिर एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का हो गया, वो बन गया अमेरिका, ठीक है ना। मतलब जो यूनिपोलर जो है ना वर्ल्ड बन गया, सिर्फ एक देश पूरे राज करता है, अब एक पावर बन गया। सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में कब हस्तक्षेप किया? ये सीधे सीधे एक एक लाइन से निकाला गया क्वेश्चन है। तो 1979 में। ऐसे कोई छोटे मोटे फैक्ट मिस्टेक रह जाती है कभी कभी, आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अगला, वर्तमान विश्व में कौन सा देश एकमात्र महाशक्ति है? सब जानते हो, यूएसए, ठीक है ना, अमेरिका जो है। छठा, गोरबाचोव कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कब बने? अपने बात की थी, वो कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बने 1985 में बने, ठीक है। सातवां, निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं था? जब नहीं पूछे तो कई नए देशों का उदय हुआ, बिल्कुल। रूस एक महाशक्ति के रूप में नहीं बना था, ध्यान। रशिया एमर्ज, ये नहीं था, बाकी कारण थे, तो ध्यान रखें। विश्व राजनीति में शक्ति संबंध में बदलाव आया, पूंजीवादी व्यवस्था की जीत हुई, मतलब जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है उसकी जीत हुई, लेकिन हाँ, रशिया जो है महाशक्ति नहीं बना। गोरबाचेव को सुधार क्यों करने पड़े? पता है ना, गोरबाचेव के अर्थ जो इकोनॉमिकल जो इसके रिफॉर्म्स है वो बहुत फेमस है। तो ए और बी दोनों बातें अपन ने पहले भी पढ़ी थी। ये 2 नंबर में क्वेश्चन तैयार हो जाएगा कि पश्चिमी देशों में सूचना के क्षेत्र में क्रांति हो रही थी, इसलिए सोवियत संघ को इनके बराबर लानी है। तो उसने प्रयास किया था कि भाई अब सोवियत संघ पीछे रह रहा है, इसको बराबर लाऊं। और पश्चिमी देशों में प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भी क्रांति होती है, इसलिए सोवियत संघ को बराबर लाने के लिए उसने जो है बिल्कुल एफर्ट्स लगाए। वेरी इंपॉर्टेंट है सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शॉक थेरेपी का परिणाम नहीं था? नहीं पूछा है शॉक थेरेपी का, ठीक है ना। तो समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था नष्ट हो गई, उद्योगों को निजी क्षेत्र में बेचा गया, रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में नाटकीय वृद्धि हुई, रूस को खाद्यान्न का आयात करना पड़ा। बाकी सब ठीक है, लेकिन शॉक थेरेपी का परिणाम ये नहीं था, ठीक है ना। रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में नाटकीय वृद्धि नहीं हुई थी, वृद्धि बिल्कुल नहीं हुई थी, क्योंकि शॉक मुद्रा से तो नुकसान ही हुआ था, फायदा नहीं हुआ था, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। सोवियत प्रणाली की राज्य की क्या प्राथमिकताएं थी? क्या मतलब मेन अपन बोलते क्या प्रायोरिटी थी सोवियत प्रणाली की? तो देश के समस्त संसाधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व वाले साम्यवादी शासन की स्थापना करना, बिल्कुल सही बात है। इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कम्युनिस्ट रिज्यूम विद पब्लिक ओनरशिप और ऑल कंट्री रिसोर्सेज, यानी कि जो सोवियत प्रणाली थी वो सोवियत प्रणाली की राज्य की एक प्राथमिकता थी कि देश के जितने भी संसाधन है उनको सार्वजनिक स्वामित्व वाले साम्यवादी शासन की स्थापना में बेसिकली अब करनी है, ये था मेन। 11वां, शॉक थेरेपी किस वर्ष अपनाई गई? ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉक थेरेपी अडॉप्ट 1990 के अंदर शॉक थेरेपी, ठीक है। 12वां, किसके नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़ी गणराज्य रशिया, यूक्रेन और बेलारूस, इसने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की कि हम अब समाप्ति की घोषणा की? तो यल्तसिन, ठीक है ना। किसके नेतृत्व में? लीडरशिप कौन था? यल्तसिन, मतलब नेता था ऐसा मान लीजिए। कौन 3 बड़े गणराज्य? रशिया, यूक्रेन और बेलारूस, ठीक है। 13वां, बर्लिन की दीवार का गिरना किस ऐतिहासिक घटना को इंगित करता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन, जर्मनी के एकीकरण और साम्यवादी खेमे की समाप्ति की शुरुआत, ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है। जैसे ही बर्लिन दीवार गिराई गई तो ये जो चीज है, जर्मनी का एकीकरण हो गया, इंटीग्रेशन भाई 2 खेमों बटा हुआ 1 हो गया, और साम्यवादी खेमे की होगी समाप्ति, ठीक है ना। तो यानी कि द बिगिनिंग ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड द एंड ऑफ द कम्युनिस्ट कैंप। अगला है, निम्न में से किस देश को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी सक्सीसर घोषित किया गया? उसके बाद में तो आपको पता है रशिया जो है सक्सीसर घोषित किया गया था रशिया को। निम्न में से बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक, बोल्शेविक जो पार्टी थी उसके संस्थापक कौन थे? बोल्शेविक के थे व्लादिमीर लेनिन, ठीक है ना, व्लादिमीर लेनिन बोल्शेविक पार्टी के थे। यूरोपीय संसद के लिए पहला प्रत्यक्ष चुनाव, डायरेक्ट इलेक्शन वाज हेल्ड इन यूरोपियन पार्लियामेंट, अगर पूछे तो जून 1979 को पहला संसद चुनाव हुआ।
एफडीआई का फुल फॉर्म आपके सामने, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो, डॉलर, पॉइंट, रुपया। ध्यान रखना यूरोपीय संघ की जो मुद्रा पूछे तो यूरो चलती थी, ठीक है ना, जैसे अपना रुपया चलता है। नई मुद्रा यूरो को 12 सदस्य देशों ने अपना लिया था, आपको पता ही है कब, 2002 में, जनवरी 2021। आसियान की स्थापना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका स्थापना वर्ष पूछा जाता है 1967 में आसियान की स्थापना। 22वां डेनमार्क, आयरलैंड और ब्रिटेन ने यूरोपीय समुदाय की सदस्यता कब ली, जनवरी 1973 कर लेना भाई इसको, ठीक है। सी आंसर है जनवरी 1973, इसका आंसर हो जाएगा। चीन की साम्यवादी क्रांति कब हुई, यानी कि ये तो अपन क्लास छोटी 10th में ही पढ़ते हैं। चाइनाज कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था, वो हुआ था आपके अक्टूबर 1949 को, ठीक है, अक्टूबर 1949 को। चीन की मुक्ति के समय चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का अध्यक्ष कौन था, चीन की जब मुक्ति हुई तब चीनी का अपन पढ़ा ना, माओ, ठीक है ना, बिल्कुल माओ के बारे में पढ़ा था। 25 ARF का पूरा नाम आपके सामने है, आसियान रीजनल फॉर्म, ठीक है। और बांग्लादेश एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र का बना। बांग्लादेश आपको पता ही 1971 में लड़ाई हुई थी जब पाकिस्तान से ये पूर्वी हिस्सा। और निम्न में से किस वर्ष दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, तो वो सन 2002 में हुए थे, ठीक है। और सार्क का सचिवालय कहां पर है, वेरी इंपॉर्टेंट, आप समझ गए होंगे। सार्क का सचिवालय कहां स्थित है, सेक्रेटरीट ऑफ द सार्क लोकेटेड, तो वो कहां पर है, नई दिल्ली, काठमांडू, इस्लामाबाद, तो कहां पर है, काठमांडू में, ठीक है ना, बी इज करेक्ट आंसर। 29 निम्न में से कौन कौन से देश दक्षिण एशिया में सम्मिलित नहीं है। दक्षिण एशिया में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, बिल्कुल सब है, लेकिन अमेरिका और रशिया नहीं है, सीधी सी बात है। एशिया में तो एशिया का हिस्सा ही नहीं है। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध का परिणाम क्या हुआ, समझ तो गए होंगे, बांग्लादेश नाम का देश बना 1971 में, बिल्कुल सही बात है, बांग्लादेश का उदय हुआ। और निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण का सदस्य, मतलब सार्क का सदस्य नहीं पूछा है, तो नेपाल है, बांग्लादेश है, भूटान है, मॉरिशस नहीं है, ठीक है ना, कौन सा नहीं है, मॉरिशस नहीं है। 32वां भारत और पाकिस्तान 1960 में किसकी मदद से सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए थे। अपन ने इस क्वेश्चन को कल भी एक छोटी सी चीज में लिया था, विश्व बैंक की मदद से। मीडिएटर कौन था, विश्व बैंक। दक्षिण एशिया के किस देश ने सन 1968 तक सल्तनत शासन 1968 तक सल्तनत शासन रहा, तो वो था मालदीव में, ठीक है ना, कहां पर, मालदीव में। 34 निम्न में से कौन सा देश दक्षिण एशिया का अंग माना जाता है, यानी कि हम अगर देखें तो इनमें चाइना, थाईलैंड, कंबोडिया नहीं है, बांग्लादेश जो है वो साउथ एशिया का पार्ट है, बिल्कुल है। तो मतलब ऐसे टुकड़े में क्वेश्चन आते हैं पूछते हुए। मालदीव में 1968 के बाद कौन सी शासन प्रणाली अपनाई गई थी, तो अपनाई गई थी आदेशात्मक शासन प्रणाली, यानी प्रेसिडेंटल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। पाकिस्तान वर्ष 1988 में लोकतांत्रिक सरकार किसके नेतृत्व में कायम हुई, तो बेनजीर भुट्टो, ठीक है ना, बिल्कुल बेनजीर भुट्टो के। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच किस नदी, समझ तो गए होंगे, तो सिंधु नदी। मतलब क्वेश्चन घुमा फिरा कैसे भी पूछे। 38वां भारत ने किस देश के साथ 1971 में 20 वर्षीय संधि हस्ताक्षर किए, तो वह था सोवियत संघ के साथ में, है ना, विद द सोवियत यूनियन। और गंगा नदी के पानी में हिस्सेदारी के मसले पर भारत और बांग्लादेश के बीच निम्न में से किस संधि, भारत और बांग्लादेश के बीच में, क्योंकि बात चले गंगा नदी के पानी में हिस्सेदारी मसले पर भारत और बांग्लादेश के बीच में किस संधि पर, तो वो थी फरक्का संधि, ठीक है ना। किस निम्न संधि प्रस्ताव तो फरक्का संधि पर हुए थे, ये ध्यान रखना, ठीक है। नमामि गंगे सिंधु नहीं। अगला, भारत द्वारा शांति सेना किस देश में भेजी गई, विच कंट्री, मतलब अपने फोर्स भेजी थी सेंट बाय इंडिया, इंडिया के द्वारा कब किस कंट्री में भेजी गई, तो श्रीलंका में हमने भेजी थी। पूरी हिस्ट्री, पूरी कहानी मैंने सुना रखी है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव, वेरी इंपॉर्टेंट, संयुक्त मतलब सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन, वो भी फर्स्ट पूछा है, तो ट्राइब ली, ठीक है ना, ट्राइब ली था, वेरी इंपॉर्टेंट। 42वां अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी IAEA, ठीक है ना, इसका स्थापना वर्ष क्या माना जाता है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, वो स्टेब्लिश इन द ईयर कब माना जाता है, 1957 में, ठीक है ना। अगला, इनमें से कौन सी संयुक्त एजेंसी बच्चों के कल्याण से संबंधित है, बच्चों के कल्याण से पूछे तो यूनिसेफ, यूनेस्को, UNDP और UNCTD। इसके में वैसे फुल फॉर्म की तो कोई मेरे हिसाब से जरूरत नहीं, यूनिसेफ वगैरह एक दो फुल फॉर्म वैसे अपने पहले कर रखी है, तो यूनेस्को है, यूनिसेफ है, ए या बी में से ध्यान रखना, बच्चों के लिए यूनिसेफ है, यूनिसेफ, ठीक है ना। यूनिसेफ की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, संयुक्त राष्ट्र संघ बाल कोष, आप फुल फॉर्म से भी समझ जाओगे, यहाँ पर बाल है, ये चिल्ड्रन है, ठीक है ना। अगला, 44 में संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटेरेस, ये तो अपन ने पहले भी ले लिया, ठीक है।
इनमें से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र के बजट में सबसे बड़ा योगदान, मतलब यूएन का जो लार्जेस्ट बजट कंट्रीब्यूटर अगर कोई है तो वो कौन है? यूएसए, ठीक है ना, अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल अपने बहुत गजब तरीके से पढ़ा था, मात्र 2 साल होता है, ठीक है ना, 2 साल होता है। 49 सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी सदस्यता के लिए इनमें से कौन कौन से मानदंड सही है? मतलब अगर आपको सुरक्षा परिषद की स्थायी हो चाहे अस्थायी, उसके लिए कुछ शर्तें हैं, बातें हैं। बड़ी आर्थिक ताकत होना चाहिए, बड़ी सैन्य ताकत होनी चाहिए, आज़ादी के लिहाज से बड़ा राष्ट्र होना चाहिए, और संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में ऐसे देश का योगदान ज़्यादा होना चाहिए। सारी बातें सही है। अगर आपसे पूछे कि कोई देश जो परमानेंट या नॉन परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनना चाहता है, उसके लिए क्या क्या खास बातें होनी चाहिए, क्या क्या टर्म्स है ना, कंडीशन है, वो ये है। ये लो 50 अर्षा तक ग्लोबल वार्मिंग का मुख्यतया क्या कारण है? वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, बिल्कुल यही कारण है, कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं है भाई, ठीक है ना। तो ए इज करेक्ट आंसर। इंक्रीजिंग इन द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन एटमॉस्फेयर, ठीक है, ये मेन कारण है ग्लोबल वार्मिंग का। 51 संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन का नाम बताओ। सबसे बड़ा हाईएस्ट अगर यूनिट अमेरिकन लार्जेस्ट इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन वो है ह्यूमन राइट वॉच, ठीक है ना, ह्यूमन राइट वॉच, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 52 प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात झगड़ों के निपटारे हेतु किस अंतरराष्ट्रीय संगठन की स्थापना की गई? अंतरराष्ट्रीय अगर आपको कोई झगड़े मिटने तो लीग ऑफ नेशंस, ठीक है। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किसके उत्तराधिकारी के रूप में हुई? संयुक्त राष्ट्र जब बना था उसके उत्तराधिकारी कौन थे? तो उसमें भी आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किसके उत्तराधिकारी के रूप में हुई थी? तो वो भी लीग ऑफ नेशन इसका आंसर है, ठीक है ना, लीग ऑफ नेशंस। नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे जाना पहचाना पद, वो तो आपको पता है सेक्रेटरी जनरल होता है, हाईएस्ट फंक्शनरी पोस्ट है ये महासचिव की। 1 जून 2018 तक वीटो पावर का इस्तेमाल किसके द्वारा सबसे ज्यादा किया गया है? तो वो सोवियत संघ बोल दो चाहे रशिया बोल दो, है ना, ठीक है। नेक्स्ट, अस्त्र नियंत्रण का अर्थ है, यानी कि आर्म्स कंट्रोल का अगर अपन अर्थ या मीनिंग देखें तो एक ये हथियारों का निर्माण अथवा उनको हासिल करने पर अंकुश, वही कहा जाता है कि बस आपको रेगुलेट्स ऑफ द एक्विजिशन ऑफ या फिर डेवलपमेंट ऑफ वेपन्स, मतलब हमें वेपन्स या हथियारों पर क्या करना है, उसका निर्माण अथवा उनको हासिल करने पर अंकुश है। ना तो आप निर्माण कर सकते हो और ना ही उनको हासिल करने पर अंकुश, उसे बोलते हैं अस्त्र नियंत्रण। सुरक्षा नीति का संबंध युद्ध की आशंका को रोकने में होता है, जिसे अवरोध डिटरेंस कहा जाता है, ठीक है ना, अवरोध या डिटरेंस कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। सीधे सीधे फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। परमाणु अप्रसार संधि, ये अपने एक टेबल बनाई थी जब नोट्स बनाए थे, ये किस सन में हुई थी? तो 1968 में, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है खतरे से आजादी, गठबंधन, निशस्त्रीकरण या आत्मसमर्पण, वेरी इंपॉर्टेंट है। सुरक्षा का बुनियादी अर्थ होता है खतरे से आजादी, फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट्स। और ये 60वां, गठबंधन का क्या अर्थ होता है भाई? जो अपना अलायंस होता है, इस अलायंस का मेन मीनिंग क्या है? कि राष्ट्रों के बीच सुरक्षा मामलों पर सूचनाओं के आदान प्रदान की नियमित प्रक्रिया, कुछ खास हथियारों के इस्तेमाल से परहेज, सैन्य हमले में स्थिति निपटने तो उसका अवरोध के लिए, तो समझ में आ गया होगा आपको, सेकंड या थर्ड, सैन्य हमले की स्थिति से निपटने तो अवरोध के लिए कुछ राष्ट्रों का आपस में मेल करना, मतलब आपस में बातचीत करना, गठबंधन करना, बिल्कुल सी करेक्ट आंसर, उसे कोalition बोलते हैं। 61वां, निम्न में से परंपरागत सुरक्षा नीति का तत्व है, यानी कौन सा जो है? ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, शक्ति संतुलन, गठबंधन बनाना, अवरोध, डिटरेंस कर लेना भाई, इसको डिटरेंस है ना, ये गलती रह गई है, जो पहले अपन डिटरेंस किया था ना, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स किया होगा देखो यहाँ पर था शायद, वहाँ तो कर दिया, हाँ ये रहा डिटरेंस, यहाँ की स्पेलिंग ये जो है थोड़ी टाइपिंग एरर है, ठीक है ना, डिटरेंस हो जाएगा, ये स्पेलिंग देख लेना आप। डिटरेंस का मतलब होता है अवरोध। तो ये सारे के सारे जो हैं बिल्कुल सही है, ये परंपरागत सुरक्षा नीति के तत्व हैं। और ये हो गया कि परंपरागत सुरक्षा नीति का एक तत्व शक्ति संतुलन, बैलेंस ऑफ पावर इज एलिमेंट ऑफ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। अमेरिका तथा सोवियत संघ ने अस्त्र नियंत्रण संधि को क्यों चुना? क्योंकि ये देश क्या थे? परमाणु हथियार का विकल्प नहीं छोड़ना चाहते थे, ठीक है ना, इसलिए मेन कारण यही था। 65, वैश्विक तापवृद्धि यानी ग्लोबल वार्मिंग से सर्वाधिक नुकसान निम्नलिखित में से किस देश को उठाना पड़ेगा नेक्स्ट आने वाले टाइम में? तो अपने उस टाइम पे पढ़ा था मालदीव को, क्योंकि वो बर्फीली जगह है। क्योटो प्रोटोकॉल पर जो हस्ताक्षर कब किए गए? पिछले सेशन में शायद रखा था अपने 1997, ठीक है।
जैविक हथियार संधि पर देश से ज़्यादा देशों पर मतलब संधि पर हस्ताक्षर किए 68 है ये, यानी मोर देन देश कंट्रीज साइंड बट बायोलॉजिकल वेपन्स ट्रीटी, तो उसके अंदर लगभग 155 जो है कंट्री ने सिग्नेचर किए। और विश्वास बहाली की प्रक्रिया के संदर्भ में प्रतिद्वंदी देश एक दूसरे को किस बात का आश्वासन देते हैं, तो ध्यान रखने हमले की योजना नहीं बनाने का आश्वासन, ठीक है ना, यानी कि एन अश्योरेंस नॉट टू प्लान एन अटैक, इसका आश्वासन एक दूसरे को हर कोई देता है। 70वां खाली जगह है, परमाणु अप्रसार संधि ने परमाणविक आयुधों को हासिल कर सकने वाले देशों की संख्या कम की। फिर है पूरे समुदाय के संदर्भ में साझी संपदा का उदाहरण है चारागाह, मैदान, नदी, उपयोग सभी, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए पूरे समुदाय के ऊपर अगर बात करें तो सारे के सारे एग्जाम्पल उसमें आ जाते हैं, कॉमन प्रॉपर्टी, ठीक है ना। साझी संपदा के उदाहरण है, मतलब ये साझी संपदा। एजेंडा 21 द्वारा सिफारिश की गई थी, एजेंडा 21 में क्या सिफारिश की गई थी कि रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था ना, वो एजेंडा 21 में, उसी में मतलब 21 की जो सिफारिश थी वो इसी सम्मेलन बात हुई थी, जो अपना अर्थ का पृथ्वी का सबसे पहला शिखर सम्मेलन था पर्यावरण को लेके। निम्नलिखित में से किसने साझी किंतु अलग अलग जिम्मेदारी का सिद्धांत उभर कर सामने है, किससे, ऐसा कौन सा सिद्धांत था, तो वो एक ही था, रियो पृथ्वी शिखर वार्ता या रियो अर्थ समिट, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में पिछली क्लास में भी पढ़ा था। ब्रटलैंड रिपोर्ट, ठीक है ना, यानी ब्रटलैंड रिपोर्ट 1987, एक तो वही याद हो गया, तो उसका हेडिंग क्या थी, आवर कॉमन फ्यूचर। आवर कॉमन फ्यूचर का मतलब है हमारा मतलब साझा भविष्य, एक ही बात है, आवर कॉमन फ्यूचर। 75 देवस्थानों को राजस्थान में तो अपने पिछले सेशन पढ़ लिया था, और झारखंड में कहते हैं जहेरा थान या सरना, ठीक है ना, राजस्थान में कहते हैं केकड़ी ओरान, जो अपने पिछले में पढ़ लिया था। भारत ने पेरिस जलवायु समझौते का अनुमोदन कब किया, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट 2002 15-16 में, ठीक है ना, 2016 के अंदर भारत ने पेरिस जलवायु। 77 यह ग्लोबल कॉमन्स का उदाहरण नहीं है, दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबल कॉमन। इनमें से 4 में से कौन सा है जो ग्लोबल कॉमन्स का वो नहीं, तो वो है अमेजियन वर्षा वन, बाकी अंटार्कटिका, ओशन और आउटर स्पेस, ये तो सब अपने ग्लोबल कॉमन्स में देखे थे, वो एग्जाम्पल था, बट फर्स्ट नहीं है, ठीक है। 78 संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सी रिपोर्ट के अनुसार विकासशील देशों की 66.3 करोड़ जनता को स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं होता तथा इस वजह से 30 लाख से ज्यादा बच्चे हर साल मौत के शिकार होते हैं, तो बताओ वो कौन सी रिपोर्ट है जो ये जानकारी देती है, तो है मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। अराल के आसपास बसे हजारों लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा, क्यों भाई, क्या कारण था, पानी की विषाक्त होने से मत्स्य उद्योग नष्ट हो गया था, जहाज रानी उद्योग और इसमें संबंधित कामकाज खत्म हो गए थे, पानी में नमक की सांद्रता बढ़ने से पैदावार कम हो गई, उपयुक्त सभी के सभी जो है बिल्कुल सही है। 80 क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस वर्ष मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एग्रीमेंट कब हुआ, तो वो हुआ 1987 में। 81 और कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट के अनुसार उत्तरी गोलार्ध के देशों की चिंता का मुख्य विषय क्या है अभी भी, तो वो ग्लोबल वार्मिंग बना हुआ है, बहुत बड़ा वैश्विक तापवृद्धि बना हुआ है, ठीक है ना। 82 भारत और चीन को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से छूट क्यों दी गई है भाई, क्योंकि औद्योगिकरण के दौर में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के मामले में इनका कुछ खास योगदान नहीं है, इसलिए थोड़ी बहुत छूट दी गई। द कंट्री ऑफ विच द क्योटो प्रोटोकॉल कन्वेंशन वाज हेल्ड, यानी क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन जिस देश में हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है जापान, ठीक है। 84 विश्व की साझी विरासत के बारे में निम्न कौन से कथन जो है सही है, ट्रू फॉल्स पढ़ लेना, कि धरती का वायुमंडल, अंटार्कटिका, समुद्री सतह और बाहरी अंतरिक्ष को विश्व की साझी विरासत माना जाता है, बिल्कुल सही है। विश्व की साझी विरासत किसी राज्य के संप्रभु क्षेत्राधिकार में नहीं आते, और विश्व की साझी विरासत के प्रबंधन के सवाल पर उत्तरी और दक्षिणी देशों के बीच मतभेद है, बिल्कुल सही बात है। और उत्तरी गोलार्ध के देश विश्व की साझी विरासत को बचाने के लिए दक्षिणी गोलार्ध से कहीं ज्यादा चिंतित, ऐसी कोई बिल्कुल बात नहीं है, तीनों बातें ठीक है। तो मतलब ये इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती है जहां से कोई एमसीक्यू जाए तो आप कर सकते हो। अगला लिमिट्स टू ग्रोथ, इस पुस्तक, ये जो पुस्तक को किसके द्वारा प्रकाशित की गई, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना रोम का क्लब, द क्लब ऑफ रोम ने पढ़ा था ना उस टाइम पर, बिल्कुल। वैश्वीकरण एक बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, धारणा है। वैश्वीकरण का राजनीतिक प्रभाव है, राज्य के कार्यों में कमी, सांस्कृतिक समरूपता, तो ध्यान रखना वैश्वीकरण का राजनीतिक प्रभाव, राज्य के कार्यों में कमी होगी, सीधी सी रिडक्शन होगा वर्क में। वैश्वीकरण के फलस्वरूप राज्य की शक्ति में वृद्धि हुई, कानून व्यवस्था के संबंध में, राष्ट्रीय सुरक्षा के संबंध में, नागरिकों के बारे में सूचना जुटाने के संबंध, बिल्कुल ये वैश्वीकरण के मामले में ये जो है इसमें वृद्धि हुई है।
वैश्वीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सही विकल्प को चुनना है। वैश्वीकरण में सबसे अगर दिया तो वो इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलपमेंट है, औद्योगिक विकास हुआ है, बिल्कुल 90। वैश्वीकरण के किस प्रभाव ने पूरे विश्व के जनमत को गहराई से बांट दिया है, तो इकोनॉमिकली, क्योंकि इसमें एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिला, सॉरी उसको इंडस्ट्रियल को, तो इंडस्ट्री में जितना पैसा आता है इस वजह से इकोनॉमिकली थोड़ा डाइवर्ट, एक दूसरे देश में कोई गरीब बन गया तो कोई बहुत ज्यादा पैसा वाला बन गया। वैश्वीकरण के लिए जिम्मेदार कारण है प्रौद्योगिकी में तरक्की और विश्व में पारस्परिक जुड़ाव, बिल्कुल सही बात है। ये तीनों अपने पिछले क्लास में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन लिए थे। वैश्वीकरण के कारण जिस सीमा तक वस्तुओं का प्रवाह बढ़ा है उस सीमा तक प्रवाह नहीं बढ़ा, किस चीज का, तो कुछ सीमा तक तो वस्तुओं का प्रवाह बढ़ा, लेकिन लोगों की आवाजाही का जो है उस सीमा तक प्रवाह नहीं बढ़ा जितना बढ़ना चाहिए था, मूवमेंट ऑफ पीपल। मैकडोनाल्डीकरण वैश्वीकरण के किस प्रभाव का संकेत देता है, ठीक है ना। जो मैकडोनाल्डीकरण है वो वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव को, यानी कल्चरल इन्फ्लुएंस, मतलब अपन अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, उस प्रभाव में हमेशा इफेक्ट डालता है, जो अपन ने चैप्टर बात की थी। आर्थिक वैश्वीकरण का दुष्परिणाम है व्यापार में वृद्धि, पूंजी में वृद्धि, जनमत के विभाजन में वृद्धि। बिल्कुल आर्थिक वैश्वीकरण में जनमत का जो विभाजन है ना वो तगड़ा हो रहा है, भाई गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, वो सब डिफरेंस तो कहलाता ही है। वैश्वीकरण से हर संस्कृति अलग और विशिष्ट हो रही है, इस प्रक्रिया को कहा जाता है सांस्कृतिक वैभिन्नीकरण, कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन, ठीक है ना। 96 टेलीग्राफ, टेलीफोन और माइक्रोचिप के नवीनतम आविष्कारों ने विश्व के विभिन्न भागों के बीच किसकी क्रांति कर दिखाई, तो विचार की या संचार, कम्युनिकेशन की, तो बिल्कुल संचार की। 97 क्या है, औपनिवेशिक दौरे में भारत आधारभूत वस्तुओं और कच्चे माल का निर्यातक यानी कि एक्सपोर्टर तथा बने बनाए सामानों का कंज्यूमर यानी आयातक बन गया है, ठीक है ना। 98 1991 में भारत ने आर्थिक सुधारों की योजना शुरू की थी, वित्तीय संकट से उबरने के लिए, आर्थिक वृद्धि की ऊंची तरह, बिल्कुल दोनों बातें सही है, ठीक है ना, ए एंड बी इज करेक्ट आंसर। 99 देखो, वैश्वीकरण का महत्वपूर्ण तत्व प्रौद्योगिकी, तो टेक्नोलॉजी है मेन, तो जो अपन ने शायद पिछली क्लास में भी ये क्वेश्चन लिया था, और ये 100 शतक पूरा। वैश्वीकरण का विरोध कौन नहीं करता, वर्ल्ड सोशल फोरम, इंडियन नेशनल फोरम और बहुराष्ट्रीय निगम, यानी कि मल्टीनेशनल जो निगम या कॉरपोरेशन है वो जो वैश्वीकरण का विरोध नहीं करता। यूएसएसआर में हुई समाजवादी क्रांति किस बात से प्रेरित थी, मतलब जो यूएसएसआर के अंदर सोशल रिवोल्यूशन हुआ था वो किस बात से प्रेरित था, वो था समाजवाद के आदर्शों तथा समतामूलक समाज की जरूरत से प्रेरित था और पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध से प्रेरित था, है ना। बिल्कुल दोनों से इंस्पायर था, तो ए एंड बी बोथ, है ना, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा, दिन में से कौन से देश को परमाणु शक्ति संपन्न देश का दर्जा मिला हुआ है कि ये कंप्लीट जो है वो न्यूक्लियर पावर कंट्री है, तो वो तो रशिया है, ठीक है ना, आप सबको पता ही है, ठीक है ना। रशिया जो है परमाणु शक्ति संपन्न देश का दर्जा है उसको। चौथा, सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कौन सी पार्टी है, जो मतलब कि सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम की धुरी या मेन पार्टी कौन सी है, तो वो कम्युनिस्ट पार्टी है, यानी वो कम्युनिस्ट पार्टी इसका आंसर हो जाएगा। पांचवा, सोवियत संघ में अंतरराष्ट्रीय करार और संधियां किसके नाम से होती थी, पता है ना आपको, रशिया के नाम से, क्योंकि रशिया उत्तराधिकारी था, मेन सक्सेसर था, तो जितने भी संधि या ट्रेटी एग्रीमेंट्स होंगे, एग्रीमेंट्स या ट्रेटी होंगे, वो सब रशिया के नाम से होंगे। इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने पिछले सेशन में भी शायद फर्स्ट में बात की थी, तो वो थी शॉक थेरेपी, ठीक है ना, यानी कि बिगेस्ट गैरेज सेल जिसे बोलते हैं अपन, ठीक है ना, वो शायद इसका नाम कुछ और था, वो अपन उस सेशन में लिखा है वो शॉक थेरेपी। अब शॉक थेरेपी की सबसे मुख्य मान्यता क्या है, मतलब उसकी हाईएस्ट रिकॉग्निशन क्या है शॉक थेरेपी का, तो ये मिल्कियत का सबसे प्रभावी रूप निजी स्वामित्व होगा, मिल्कियत का सबसे प्रभावी रूप सार्वजनिक स्वामित्व होगा, तो ये दोनों ही बातें सही है। प्रभावी रूप निजी स्वामित्व होगा क्या या नहीं, तो ध्यान रखें ये जो है ओनरशिप की बात करती थी, प्राइवेटाइजेशन की बात करती थी, ठीक है ना, तो इसका भी ध्यान रखना, इस सार्वजनिक की बातें नहीं करती थी। किस घटना का सोवियत संघ के विघटन में महत्वपूर्ण योगदान रहा, मतलब व्हाट इवेंट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन, मेन क्या मुद्दा था, प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन, जन विद्रोह के दमन और अफगानिस्तान पर आक्रमण, कम्युनिस्ट पार्टी का पतन, राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता की इच्छा का उभार, हाँ, द राइज ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट एंड डिजायर ऑफ सॉवरेनिटी, ये जो है इसका आंसर बिल्कुल सही है। 9वां देखो,
चेचन्या व दागिस्तान किस देश के गणराज्य हैं, किसके रिपब्लिक है, वेरी इंपॉर्टेंट। चेचन्या और दागिस्तान कहां पड़ते हैं भाई, रशिया। 10वां देखो, युगोस्लाविया किस वर्ष, भाई युगोस्लाविया टूट गया था, किस वर्ष टूटा युगोस्लाविया, 1991 में टूटा। बाल्टिक गणराज्य, बाल्टिक गणराज्य क्वेश्चन आया हुआ है। बाल्टिक गणराज्य में कौन कौन से 3 देश पड़ते हैं, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्न में से सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति, यानी कि अपन बात करें लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ सोवियत यूनियन, तो वो अपने गोर्बाचेव थे, मिखाइल गोर्बाचेव। फिर 1991 में युगोस्लाविया निम्न में से, भाई अभी अपन पीछे बात की थी टूटा, तो किन देशों में टूटा, तो ध्यान रखना बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया और क्रोएशिया, बिल्कुल उपयुक्त सभी ऑल ऑफ द अबव, तीनों देशों के अंदर वो टूट गया। कब टूटा था युगोस्लाविया, तो युगोस्लाविया टूटा है, देखो ये रहा अपने 1991 में, और टूटा कितने देशों में, इन 3 देशों में, ठीक है। अगला देखो, शॉक थेरेपी के परिणाम क्या रहे, शॉक थेरेपी के रिजल्ट क्या रहे, माफिया वर्ग का उदय हुआ, अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई, 90% इंडस्ट्री प्राइवेट हाथों में चली गई, ठीक है। उपयुक्त सभी, पूरी की पूरी बातें बिल्कुल सही है। अगला देखो, शॉक थेरेपी का मतलब क्या होता है, आघात पहुंचाकर उपचार करना, बिल्कुल ट्रीटमेंट बाय ट्रॉमा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 1 लाइनर क्वेश्चन है, बीच में से निकाला गया। आसियान के झंडे का वृत्त किसका प्रतीक है, किसका सिंबल है, प्रगति का, मित्रता का, यूनिटी का, बिल्कुल सही बात है, वो किसका है, एकता का है। निम्नलिखित में से जो देश आसियान का सदस्य हैं, भारत है क्या, मलेशिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तो समझ में आ गई ना आपके, सिर्फ मलेशिया है, बाकी तीनों ही। नेक्स्ट देखो, आसियान का हेडक्वार्टर मुख्यालय कहां पर है, तो जकार्ता, इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, कैपिटल है, बिल्कुल सही है। 19वां, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य है ही नहीं, उत्तरी कोरिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, तो नॉर्थ कोरिया जो है वो आसियान का मेंबर नहीं है। 20वें क्वेश्चन देखो, भारत ने लुक ईस्ट की नीति कब अपनाई है ना, लुक ईस्ट का मतलब पश्चिम में देखो वाले 1991 में, 1991 में। 21वां देखो, निम्नलिखित में से किस संधि पर हस्ताक्षर किए जाने के परिणाम स्वरूप यूरोपीय समुदाय का नाम बदलकर यूरोपीय संघ कर दिया गया, ऐसी कौन सी वो संधि थी, तो वो थी मास्ट्रिक्ट संधि। कौन संधि थी, मास्ट्रिक्ट ट्रीटी थी, जिसके तहत ये काम हुआ। ये खाली जगह है भाई, रिक्त स्थान आपको भरने हैं कि 1962 में भारत और चीन के बीच में, 1962 में भारत और चीन के बीच में अरुणाचल और लद्दाख को लेकर सीमावर्ती या मध्यवर्ती लड़ाई हुई थी। ये बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट हुआ था अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख को लेकर चाइना और इंडिया के बीच में 1962 के अंदर, ठीक है ना। अगला आपके मैच द फॉलोइंग है, इस तरफ आपके आंसर लिखे हुए भी आप आराम से मैच कर सकते हो। आसियान की स्थापना देखो, ध्यान रखो, आसियान की स्थापना 1967 के अंदर, 1967 के अंदर आसियान की स्थापना हुई थी, आपने पढ़ा भी था भी 8 अगस्त को, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट यूरोप ऑफ द यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा 1948, ठीक है ना। ये रहा, फर्स्ट में सी है, सेकंड में ए है, थर्ड में डी है। यूरोपीय परिषद की स्थापना 1949 के अंदर, ठीक है, और यूरोपीय संघ की स्थापना आपकी हो जाएगी 1992 के अंदर। तो ये कुछ बातें हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, इधर इंग्लिश भी लिखी हुई, हिंदी लिखी हुई, दोनों को इधर आपस में मैच करा देना। वेरी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ये भी काफी बढ़िया फैक्ट है, 4 एक साथ फैक्ट है। फिर है कि आसियान क्षेत्रीय मंच के कामों में सुरक्षा और विदेश नीतियों में तालमेल करना शामिल है, यानी कि कोऑर्डिनेटिंग द सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी को इंक्लूड करना बहुत ज्यादा जरूरी है आसियान के रीजनल में, ठीक है ना। OECD का पूरा नाम क्या होता है भाई, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। 26वें क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन से कारण पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी न बन पाने के लिए जिम्मेदार हैं, तो सेना, धर्मगुरु और भूस्वामी अभिजनों का सामाजिक दबदबा, सेना समर्थक समूह का मजबूत होना, बिल्कुल सही बात है। 2 ही मुख्य कारण है पाकिस्तान के अंदर, आज पाकिस्तान नहीं उभर पाता है, चलते अभी भी हालत खराब है पाकिस्तान की, आपने सुना होगा इलेक्शन में बहुत ज्यादा हालत खराब है, क्योंकि पर सैनिक, धर्मगुरु, भूस्वामियों का वर्चस्व बना हुआ है।
कोई वहां पर कोई सिस्टम नियम कायदे है ही नहीं। साफ्टा का पूरा नाम दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौता, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है। 28वां क्वेश्चन, अंग्रेजी राज के समय किन क्षेत्रों में विभाजित हिस्सों से पूर्वी पाकिस्तान बनाया गया, यानी ईस्ट पाकिस्तान जो बना था वो बंगाल और असम, ठीक है ना, इनसे अलग हुआ बना। श्रीलंका में जातीय संघर्ष किस मांग को लेकर हुआ? श्रीलंका में आपको पता है सिंहली और तमिल भाषी लोग रहते थे, तो श्रीलंका के जो तमिल है उन्होंने कहा था कि मैं तमिलों के लिए एक अलग राष्ट्र बनाने की बात उन्होंने कही, और इसी को लेकर श्रीलंका में जातीय संघर्ष हुआ। दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कब आया? ये आया आपके 2006 में, 1 जनवरी 2006 को। 31वां क्वेश्चन, दक्षिण एशिया के देशों में सबसे पहले किस देश ने अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया, लिबरलाइज किया अपनी इकोनॉमी का? तो वो देश था भाई श्रीलंका। कौन था? श्रीलंका। 31वां क्वेश्चन है। 31वां में क्या जाएगा? सी। 32वां देखिए, ये आ गया सार्क का पूरा नाम, ठीक है ना, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। बिल्कुल सही बात है, ए इज करेक्ट आंसर। बांग्लादेश भारत की किस नीति का हिस्सा है? बताओ। लुक ईस्ट या एक्ट ईस्ट, लुक नॉर्थ और एक्ट साउथ? आगे पढ़ने की जरूरत थोड़ी है, लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट का, ठीक है ना। अगला देखो, 1998 में भारत ने खाली जगह में परमाणु परीक्षण किया। ये पोखरण जो कि हमारे जैसलमेर का हिस्सा है, ठीक है ना, जैसलमेर जो जिला पड़ता है राजस्थान का, वहां जैसलमेर में जगह पड़ती है पोखरण, वहां पर 1998 में जो है परमाणु परीक्षण किया गया। दक्षेज का प्रथम सम्मेलन निम्न में से किस देश में हुआ? फर्स्ट समिट जो हुआ दक्षेज का वो हुआ बांग्लादेश के अंदर। कहां पर हुआ? बांग्लादेश के अंदर हुआ। शीत युद्ध के पश्चात दक्षिण एशिया में किस देश का प्रभाव बढ़ा? जब कोल्ड वॉर हुआ उसके बाद में किस देश का थोड़ा प्रभाव बढ़ा? तो वो बढ़ेगा अमेरिका का, ठीक है ना, यूएसए। फिर दक्षेज की स्थापना का विचार किसने प्रस्तावित किया? अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो बांग्लादेश के राष्ट्रपति जियाउल रहमान। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य मेंबर नहीं? पूछा नोट मेंबर और मेंबर, ध्यान रखना, मालदीव है, नेपाल, अफगानिस्तान है, लेकिन म्यांमार नहीं है। लो 40वां क्वेश्चन देखिए, 40, ताशकंद समझौता जो हुआ था, ताशकंद समझौता का संबंध जिससे है वह है, तो वो है भारत पाक युद्ध 1965। सही बात है ना, बिल्कुल। आगे बढ़ो। ताकतवर देशों की दिलचस्पी संयुक्त राष्ट्र संघ में होने की क्या वजह है? जितने भी ताकतवर देश है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के पास में, मतलब जाने की क्या वजह है, तो उनके पास में क्या है? बेसिकली वीटो पावर है। अगला क्वेश्चन खाली जगह टाइप है कि मानवाधिकार की रक्षा में सक्रिय 2 स्वयंसेवी संगठन है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, अपने जो प्रोटेक्ट करता है ह्यूमन राइट्स को। एक तो है एमनेस्टी इंटरनेशनल और दूसरा ह्यूमन राइट वॉच। जबरदस्त छपने वाला प्रश्न। 43, भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का कितना हिस्सा निवास करता है पूरी विश्व का? तो 1/5वां भाग, ठीक है ना। फिर है निम्नलिखित संगठनों में से स्वयंसेवी संगठन कौन सा है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट वॉच और अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी। सारे की ए और बी है, लेकिन ये नहीं है भाई, ठीक है ना, ये नहीं है, सी नहीं है, ए और बी तो है। चलिए अगला, 29 जुलाई 2016 तक विश्व व्यापार संगठन में कितने सदस्य हो चुके थे? 45वां क्वेश्चन। तो कुल मिला के हो गए थे 164 मेंबर, 164। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य थे 5 और अस्थायी सदस्य थे 10, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। 5 तो स्थायी है, 10 अस्थायी है। इजराइल ने लेबनान पर कब हमला किया? फैक्ट है, अपने पूरी थ्योरी एक लाइन पढ़ी है। तो 2006 तो था, लेकिन कौन सा महीना? गर्मी का जून महीना। 48वां, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव कौन है? गुटेरेस है, पहले भी ले चुके क्वेश्चन तो खैर। 49 देखो, 12 अप्रैल 2016 की स्थिति के अनुसार अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF में कितने सदस्य हैं भाई? 189। ये लग चुका अर्धशतक, 50 पूरी। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का चुनाव वो करती है जनरल असेंबली, आम सभा, तथा सिक्योरिटी काउंसिल सुरक्षा परिषद में पूर्ण बहुमत द्वारा किया जाता है। 51, अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रितानी प्रधानमंत्री चर्चिल ने
अटलांटिक चार्टर पर कब सिग्नेचर किए? अगस्त 1941 को। 52वां क्वेश्चन, 2011 तक संयुक्त संघ की सदस्य संख्या कितनी थी? 2011 की बात चल रही है, मतलब यूनाइटेड नेशन में मेंबर कितने थे? तो वो थे 193, 193 थे। 53वां देखो, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट का हेडक्वार्टर कहां पर है? हैग में, वेरी इंपॉर्टेंट है। और संयुक्त राष्ट्र संघ, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में, भारत है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ ये पूछ रहा है। तो 1945, लेकिन 30 अक्टूबर। 55वां देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है, बताओ? 24 अक्टूबर को, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर है ना, अक्टूबर है। अपने इलाके को अधिक स्वायत्तता दिए जाने की मांग करने वाले समूह का उद्देश्य को आप निम्नलिखित में से कौन सा दर्जा देंगे? अपने इलाके को अधिक देना, तो उसको अपन सुरक्षा का अपारंपरिक देंगे या पारंपरिक देंगे? ये दो ऑप्शन आपके सामने है। या फिर खतरे की स्थिति नहीं है, कौन सा देंगे बताओ? अगर अपने इलाके को ज्यादा स्वायत्तता, इसमें क्या खतरे की स्थिति? कोई खतरे की स्थिति नहीं है। अपने पीछे पढ़ा भी था आपके पास में, अपारंपरिक, पारंपरिक खतरे की, 3 में से छांटना होता है। बुक का क्वेश्चन है, अपने पीछे वाले जो क्वेश्चन होते हैं, तो नॉट ए थ्रेट में आता है ये, क्योंकि अपने इलाके में हर कोई उसको बढ़ाना ही चाहता है, उसको अलग से देखना चाहता है। निम्न में से खतरे का नया स्रोत क्या? आतंकवाद है, निर्धनता है और शरणार्थी, बिल्कुल रिफ्यूजी, सारी की सारी प्रॉब्लम है जो खतरे का निशान है। मानवता की रक्षा में व्यापकतम नजरिए में किस बात पर जोर दिया गया है? अगर अपने ह्यूमनिज्म की रक्षा करनी है तो क्या करना चाहिए? तो हमें करना चाहिए अभाव से मुक्ति तथा भय से मुक्ति, बिल्कुल सही बात है। फ्रीडम फ्रॉम वांट एंड फ्रीडम फ्रॉम फियर। 59 देखो, चिकनगुनिया बोल दो चाहे डेंगू बोल दो, एक ही बात है। उस बुखार का प्रसार को आप निम्नलिखित में किसमें देंगे? वो अपारंपरिक सरोकार में आता है भाई, ठीक है। नॉन ट्रेडिशनल में आता है ये डिजीज वगैरह फैलना, ठीक है। 60वां क्वेश्चन, 60वां है कि सुरक्षा की अपारंपरिक यानी नॉन ट्रेडिशनल धारणा को मानवता की सुरक्षा अथवा विश्व रक्षा कहा जाता है। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला, वैश्वीकरण के किस प्रभाव को देखते हुए इस बात का भय है कि यह प्रक्रिया विश्व की संस्कृति को कभी भी खतरा पहुंचा सकती है? तो वो है कल्चर। हमारा संस्कृति खत्म हो जाएगी इस तरीके से, तो कल्चर खत्म। निम्न में से कौन से उदाहरण है वैश्वीकरण ने हमारे खाने पीने की आदतों को प्रभावित किया? वो कौन से उदाहरण है? कोका कोला, बर्गर, ये सब हमारे खाने पीने की वेस्ट, मतलब पूरे सिस्टम को बिगाड़ दिया है। ये वैश्वीकरण के उदाहरण है, पहले ऐसे सब नहीं थे। एक उदाहरण की सहायता से दर्शाइए कि वैश्वीकरण ने भारत में परिधान संस्कृति को प्रभावित किया है। जो कल्चरल क्लोथिंग, बिल्कुल नीली जींस के ऊपर खादी कुर्ता पहनना, ये हमारा पहले पहनावा नहीं था। वेयरिंग ए खादी कुर्ता और ब्लू जींस। देखो, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में किस प्रकार की आर्थिक नीति अपनाई गई? तो अपनाई गई संरक्षणवाद की नीति, पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शनिज्म, है ना, कि हमें प्रोटेक्शन करना है, संरक्षणवाद बचाना है, ठीक है ना, करना है। शोक थेरेपी का नाम दिया विश्व बैंक ने और IMF, दोनों ने, बिल्कुल सही बात है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, है ना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की फुल फॉर्म है। शोक थेरेपी के संदर्भ में महत्वपूर्ण उद्योगों की कीमत कम करके आंकड़े तथा उन्हें औने पौने दामों बेचने को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल। अगला देख, नेक्स्ट है, मध्य एशियाई गणराज्य किस कारण से बाहरी ताकतों और तेल कंपनियों की आपसी प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा बने? तो अकादमिक बौद्धिक कारणों हेतु, व्यापार करने हेतु, सैन्य ठिकाना बनाने हेतु, हाइड्रोकार्बनिक संसाधनों का विशाल भंडार होने के हेतु। तो ध्यान रखें, मध्य एशियाई गणराज्य जो बने वो विशाल भंडार भी थे किसके? हाइड्रोकार्बनिक संसाधनों के, ठीक है ना, ये सही है। 70वां, सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे? तो सारे ही थे भाई, राजनीतिक आर्थिक भी थे, लोगों के पिछड़ेपन की पहचान भी थी, सभी के सभी जो है ना, ये अपन पहले भी ले चुके, ऑल ऑफ द अबव, ये सोवियत संघ के विघटन के कारण थे। भारत रूस के लिए महत्वपूर्ण देश है, क्यों? क्योंकि भारत रूस के लिए हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार देश है। बिल्कुल, भारतीय सेना को अधिकांश सैनिक जो सामान रूस देता है और भारत तेल आयातक देशों में से भी एक है। उपयोग सभी इसलिए रशिया के लिए हम इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए रशिया इंपॉर्टेंट है। अगला,
सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे? गोर्बाचेव के समर्थन की समाप्ति, राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता का ज्वार, परमाणु व सैन्य सम्मान का अधिक व्यय। बिल्कुल सही बात है, उपयुक्त सभी सारी बातें सही है। ऑल ऑफ द एबव ये जो है मेन सोवियत यूनियन के टूटने के कारण थे। सोवियत संघ ने किन मशीनरी संयंत्रों के लिए आर्थिक और तकनीकी सहायता दी? तो वो था भिलाई, बोकारो और विशाखापट्टनम के लिए इस्पात कारखाने सभी के सभी ऐसे थे जहां पर जो है ना सोवियत संघ ने मशीनरी संयंत्र आर्थिक सहायता दी थी। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। 74 देखो, भारत और सोवियत संघ के निम्न में से किन क्षेत्रों के संबंध थे? इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज डिड इंडिया एंड सोवियत यूनियन हैव रिलेशन? तो हमारे आर्थिक भी थे, राजनीतिक भी थे और सैन्य और संस्कृति भी थे। ठीक है ना, तो ये उपयुक्त सभी के सभी हमारे रिलेशन जो हैं वो बिल्कुल सोवियत और भारत के, सोवियत संघ और भारत के थे। 75 है, भारत को रूस से संबंध रचने से क्या फायदे हैं? कश्मीर विवाद, ऊर्जा आपूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान, पश्चिमी एशिया में पहुंच। बिल्कुल ये सारे कारण है, मेन फैक्टर हैं। 75 है अपना 75वां क्वेश्चन, जिसमें हमें भारत और रशिया के संबंध रखने से ये हमारे लिए फायदे हैं। 76 देखो, निम्न में से किस वर्ष भारत का पाकिस्तान से संघर्ष हुआ? मतलब किस वर्ष पाकिस्तान से लड़ाई? ऑप्शन के अकॉर्डिंग 1971 की लड़ाई। 77 देखो, भारत में जब विदेशी मुद्रा की कमी थी तब किसने रुपए को माध्यम बनाकर भारत के साथ व्यापार किया? तो वह था सोवियत यूनियन। ठीक है ना। 78 देखो, 2001 के भारत रूस सामरिक समझौते के अंग के रूप में भारत और रूस के बीच कितने द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए? तो ऐसे दस्तावेज थे भाई 80। ठीक है ना। 79 देखो, रूसी संसद ने सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता घोषित कब की? रशियन पार्लियामेंट डिक्लेयर्ड इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम सोवियत यूनियन, तो वो की थी जून 1990, 1990। 80वां क्वेश्चन, मार्च 1990 में स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला सोवियत गणराज्य कौन सा बना? लिथुआनिया, एस्टोनिया, लताविया, यूक्रेन, तो बना वो लिथुआनिया। 81 देखो, वैश्विक तापवृद्धि से समुद्र तल 2 मीटर ऊंचा उठने पर बांग्लादेश का कितना प्रतिशत है जलमग्न होने का खतरा है? ठीक है ना, तो वह लगभग 20%, 2 मीटर ऊंचा उठते ही 20% जो है ना हिस्सा जो है बांग्लादेश का वो डूब सकता है। 82, देश की सशस्त्र सेना को आलोचनात्मक नजर से देखने वाला अखबार को आप निम्नलिखित में से कौन सा दर्जा देंगे? ये दर्जा देने वाली क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये क्या है कि आपको पता है कि न्यूज़पेपर वगैरह ये खतरे से बाहर है, क्योंकि ये स्वतंत्र है, ये किसी भी चीज़ को आलोचना कर सकते हैं, अच्छी बात बता सकते हैं, तो ये स्वतंत्र है। इसलिए निम्न में से 1990 के दशक के उत्तरार्ध में किस देश में मेडकाऊ बीमारी फैल गई थी? मेडकाऊ एक महाबीमारी थी, अपने बात भी की थी उस टाइम पर, तो ये फैल गई थी ब्रिटेन में। ठीक है ना। 84, मानवाधिकार को कितनी कोटियों में, मतलब ह्यूमन राइट जो उसको हाउ मेनी कैटेगरी, कितनी कोटियों में रखा जा सकता है? तो तीन है ना, क्योंकि मानवाधिकार को कितनी कोटियों में रखा जा सकता है? तो 3 कोटियों में रखा जा सकता है। भारत के किस प्रधानमंत्री ने एशियाई एकता, अनौप वैश्वीकरण और निशस्त्रीकरण के प्रयासों की हिमायत की या फिर जिनकी बात करी? तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 86, देवस्थानों को मेघालय में, अपन राजस्थान पढ़ लिया था, हर देश में अलग अलग कहते हैं, तो मेघालय में क्या कहते हैं? लिंगदो, थान या देवभूमि कहते हैं क्या बताओ, या फिर काव कहते हैं? तो ध्यान रखना, देवस्थानों को मेघालय में कहा जाता है लिंगदो, मेघालय में। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। 87, विश्व के निर्जन क्षेत्र का 26% हिस्सा किस महादेश के अंतर्गत आता है? तो आता अंटार्कटिक में ना, बर्फ ही बर्फ है वहां पर। फिर इस महाद्वीप पर 1980 के दशक के मध्य में ओजोन छिद्र की खोज की गई थी, ओजोन होल की, तो वह यूरोप। कौन सा महाद्वीप है? यूरोप है या अंटार्कटिका है? अंटार्कटिका होना चाहिए, अंटार्कटिका होगा, अंटार्कटिका महाद्वीप है। ठीक है ना, आइस पूरा बर्फ वाला। पर्यावरण ह्रास का परिमाण निम्न में से है, यानी कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इज अ रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग: उपजाऊ जमीन का ह्रास, जलवायु जलराशि में कमी, उन पर्यावासों का विध्वंस जो बिल्कुल सभी के लिए। ठीक है ना, डी इज करेक्ट आंसर। 90 देखो, देवस्थानों को केरल में क्या कहते हैं? देखो, केकड़ी, ओरान, जहेरा, तान, सरना, लिंगदो सब हो गया, काव बचा, तो केरल में भी क्या आता है? काव में भी क्या आता है? क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन निम्न में से किस देश में हुआ क्योटो प्रोटोकॉल? तो ये जापान में हुआ। ठीक है,
92 फिलीपींस के कई समूह और संगठनों ने मिलकर एक ऑस्ट्रेलिया बहुराष्ट्रीय कंपनी जिसका नाम क्या है, वेस्टर्न माइनिंग कॉरपोरेशन, इसकी जो है इसके खिलाफ अभियान चलाया था। धरती के वायुमंडल में से जिस गैस की मात्रा लगातार कम हो रही है वह ओजोन गैस, ठीक है ना, कमी आ रही है इसमें लगातार। 1980 के दशक की शुरुआत में इनमें से कौन सी नदी दुनिया के पहले बांध विरोधी, जो क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं, आंदोलन से जुड़ी विश्व की लेकिन बात की पूरे देश की नहीं पूरी दुनिया की, तो वह है फ्रैंकलिन रिवर, ऑस्ट्रेलिया। फिर है वैश्विक संपदा की सुरक्षा के संदर्भ में की गई संधि, बात अपन वैश्विक संप्रदाय कर रहे हैं तो वह मास्टिल संधि है, मास्टिल कोड, मास्टिल नेचर, ऐसा क्यों हम पहले भी ले चुके। स्वदेशी लोगों की विश्व परिषद का गठन कब किया, द वर्ल्ड काउंसिल इंडिजिनस पीपल्स, इसका कब किया गया, अपने 1975 में किया गया। 97 क्या है, यूएनईपी का पूरा नाम, यूएनईपी का इंग्लिश देखते ही पता चल जाएगा आपको, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण। नेक्स्ट देखो, देवस्थानों को उत्तराखंड में क्या कहते हैं, 99 है ये, लिंगदो, काव, थान या देवभूमि, ध्यान रखना ये कहते हैं थान या देवभूमि, ठीक है ना। इसका थोड़ा राजस्थान से रिलेटेड नाम आपको नजर आ रहा होगा, ये केरला में कहते हैं, ठीक है ना, ये चीज। और ये क्वेश्चन लास्ट देख लो, स्थलीय हिम का 90% हिस्सा और धरती पर मौजूद स्वच्छ जल का 70% हिस्सा कहाँ मौजूद है, तो वह अंटार्कटिका, ठीक है ना, जो अपने पूरी इंग्लिश में भी चैप्टर पढ़ रखा है। किस वर्ष भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे, मतलब कब सिग्नेचर किए थे, तो 2002 में, ठीक है। कोई भी डाउट रहे फिर कमेंट कर देना। अगला डैश, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल का गठन कौन से साल में हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था, तो 1975 में। भारत ने 2 अक्टूबर 2016 को कौन से जलवायु, मतलब एक जलवायु समझौता था, तो वो था पेरिस, ठीक है ना, पेरिस फिल्म लैक्स आपकी भरी हुई है, तो पेरिस एग्रीमेंट या पेरिस समझौता बोल दीजिए, जो 2006 में इस पर 2016 में 2 अक्टूबर 2016 के अंदर सिग्नेचर किए। अगला है 5वां, निम्न में से कौन सा कथन सही है, ट्रू फॉल्स है अपना। पहला क्वेश्चन है कि भारत में 2030 तक कार्बन के प्रति व्यक्ति उत्सर्जन बढ़ने के बावजूद विश्व के औसत जो 3.8 टन प्रति व्यक्ति के आधे से भी कम होगा, एक बात। 2000 तक भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन 0.9 टन था और अनुमान है कि 2030 तक ये 1.6 टन बढ़ जाएगा, बात बिल्कुल सही है। दोनों कथन सही है, इसलिए मैंने लिखा था ताकि आपको हर चीज समझ में आए, तो दोनों बातें ध्यान रखना। फैक्चुअल क्वेश्चन है, 2030 तक क्या क्या होने वाला है वो अपना बुक से लिया हुआ क्वेश्चन, सीधा ध्यान रखना। वैश्विक संपदा या मानवता की साझी विरासत में कौन सी चीज शामिल नहीं है, वायुमंडल है क्या, बिल्कुल सबके लिए। समुद्री सतह बिल्कुल है, बाहर अंतरिक्ष, लेकिन सड़क मार्ग है ना, ये कैसे हो सकता है, हमारी सड़क तो हमारे काम है कि दूसरे देश से कैसे काम आ सकती है, तो बिल्कुल वैश्विक संपदा में सड़क मार्ग शामिल नहीं है। रियो डी जेनेरो निम्न में से किस देश में होता, ब्राजील का एक शहर था, आपको पता, अपन पहले ले लिया। तो अगला क्वेश्चन, पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, अर्थ समिट, वेरी इंपॉर्टेंट है, अर्थ समिट हुआ था 1912 में, वो रियो डी जेनेरो ब्राजील शहर के अंदर हुआ था। 9वां, देवस्थानों को महाराष्ट्र एक बच गया था भाई, तो देवस्थानों को महाराष्ट्र में बच गया, तो ये है देव रहतीस, ये ध्यान रखना, मैंने हर राज्य के लिखा दिए, क्वेश्चन आ सकता है, पूरी डीप बना, मतलब एक एक लाइन से क्वेश्चन खोद के बना दिया, पूरी बुक को रंग दिया। मतलब बताओ 1992 में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, आपको पता है ब्राजील के अंदर किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि चिले में देश मापुसे, ठीक है ना, मापुसे नामक के मूलवासी रहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। चिले में कौन रहते हैं, मूलवासी को, वहां के लोगों की, नेटिव लोगों क्या कहते हैं, मापुसे। भारत में किस पॉलिसी के अंतर्गत स्वच्छतर ईंधन अनिवार्य किया गया, वो पॉलिसी कौन सी है, नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी, बिल्कुल सही, यही है, नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी है। अगला, भारत ने पेरिस जलवायु समझौते का अनुमोदन कब किया था, भाई वेरी इंपॉर्टेंट है, पेरिस समझौते अनुमोदन किया था अपन ने, पीछे भी क्वेश्चन लिया था अपने खाली जगह में, वही क्वेश्चन 2 अक्टूबर 2016। लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक किसने प्रकाशित, मतलब ये बुक किसकी लिखी हुई, लिमिट्स टू ग्रोथ, तो ये है क्लब ऑफ रोम या क्लब ऑफ रोम, ऑफ रोम आ गया वो, वैसे वो क्लब ऑफ रोम है, ठीक है ना, ये शायद टाइपिंग एरर है, तो आप इसको कर लेना, क्लब ऑफ रोम है शायद, है ना, क्लब ऑफ कर लेना, ऑफ रोम, क्लब ऑफ रोम, ROM, रोम हो जाएगा वो, तो बाकी तो ठीक है, तो क्लब ऑफ रोम है, ठीक है ना, एडजस्ट कर लेना, शायद एक क्वेश्चन पे ले चुके अपन ऐसा। फिलीपींस में किसी समूह और संगठनों ने एक साथ मिलकर एक बहुराष्ट्रीय कंपनी
वेस्टर्न माइनिंग कॉरपोरेशन के खिलाफ अभियान चलाया था, ठीक है। और ये कंपनी किस देश की थी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी several group and organization in the Philippines came together to campaign against the Western Mining Corporation, a multinational company थी। which country was this तो वो कहाँ की थी, ऑस्ट्रेलिया की थी, ठीक है ना। कहाँ की, ऑस्ट्रेलिया जो है इसका आंसर, सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया कंपनी थी, ध्यान रखना। 16 क्वेश्चन में अगर देखूं तो ये आपका मैच द फॉलोइंग है। उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड की नदियां, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के समुदाय, आंध्र प्रदेश की नदी, आंध्र प्रदेश समुदाय। यानी कि रिवर्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड, कम्युनिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड, रिवर्स ऑफ आंध्र प्रदेश और कम्युनिटीज ऑफ आंध्र प्रदेश। इनको मैच करना है कि इनमें से कौन सी वो आंध्र प्रदेश का समुदाय है और कौन सी उत्तर प्रदेश की नदियां हैं, वो सब ध्यान रखना है। जैसे कि गंगा, यमुना, गोमती, आपको पता है ये यूपी के अंदर बहने वाली नदी हैं, तो उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड की मतलब संयुक्त नदियां हैं, बिल्कुल नो डाउट। और दूसरा है उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड के समुदाय की मैं अगर बात करूं तो ये हैं आपके मल्लाह तथा केवट, तो इंग्लिश वाले भी मिलाते रहना, ठीक है ना, सेम ही है। फिर है आंध्र प्रदेश की नदियां, आंध्र प्रदेश की नदियां हो जाएगी गोदावरी और ये हो जाएगा फर्स्ट आंसर गोदावरी एंड कृष्णा, तो इसका आंसर गोदावरी एंड कृष्णा हो गया। और पीछे कौन बच गया, तो ये आपके नंबर 2 अलीकुला क्षत्रिय, ये इनके समुदाय के नाम है, ठीक है ना। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे बड़ा क्वेश्चन आपका तैयार हो गया कि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि आंध्र प्रदेश के कोई 2 समुदाय के नाम लिखो, आंध्र प्रदेश में बहने वाले को 2 नदियों के नाम लिखो। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए उत्तर प्रदेश में बहने वाले को 2 नदियों के नाम लिखो, उत्तराखंड में बहने वाले को 2 समुदाय के नाम लिखो। कैसा भी क्वेश्चन अगर आ जाए तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। फिर है कि मानवाधिकार के अधिकारों के संदर्भ में राजनीतिक अधिकार क्या है, यानी कि अभिव्यक्ति और सभा करने की आज़ादी, आर्थिक और सामाजिक आज़ादी, हथियार रखने की आज़ादी, उपयुक्त सभी, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ध्यान रखना मानवाधिकार की बात है, मतलब ह्यूमन राइट्स की बात है, तो अभिव्यक्ति और सभा करने की जो आज़ादी है वो पॉलिटिकल अधिकार है, वो राजनीतिक अधिकार है हमारा, ठीक है ना। ए इज करेक्ट आंसर इसका। 18वां क्वेश्चन, वो शक्तियां जो सैनिक शक्ति का आधार है, मेन सैनिक शक्ति का आधार है ना, वो आर्थिक शक्ति भी है, तकनीकी, मतलब दोनों बातें इसमें सही है, जो अपने मिलिट्री पावर के बेसिस पर है। अगला, दुनिया में सबसे ज़्यादा सशस्त्र संघर्ष अगर कहीं हुए हैं तो कहाँ हुए हैं, कुवैत में हुए या फिर अफ्रीका के सहारा मरुस्थल के दक्षिणतम देशों में, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा हुए हैं। फिर सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा को मानवता की सुरक्षा अथवा विश्व रक्षा किस कारण कहा जाता है, तो इसका आंसर है कि सुरक्षा की जरूरत सिर्फ राज्य, व्यक्तियों और समुदायों को ही नहीं है बल्कि समूची मानवता को है। इसी कारण सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा को मानवता की सुरक्षा अथवा विश्व रक्षा कहा जाता है। ये ध्यान रखना, ये मैंने 2 लाइनर वाला क्वेश्चन, लेकिन बड़ा क्वेश्चन समझ के, इंपॉर्टेंट समझ के लिखा है, तो इसको सिक्योरिटी ऑफ ह्यूमैनिटी या ग्लोबल सिक्योरिटी भी कहा जाता है। अगला, निम्न में से किस संधि ने अमेरिका और सोवियत संघ को बैलिस्टिक मिसाइलों को की रक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल करने से रोका था, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटीज प्रिवेंट द यूएस एंड द सोवियत यूनियन यूजिंग बैलिस्टिक मिसाइल, तो वो थी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि। नाम से ही पता चल रहा है, एंटी का मतलब होता है रोकना, उसके ऑपोजिट होना। और अगला है, आप भारत की सुरक्षा की नीति के लिए कौन से 2 घटक अपनाओगे, अगर आप अपनाओगे तो वो हैं सैन्य क्षमता को मजबूत करेंगे, बिल्कुल, यानी कि अपन जो है स्ट्रेंथिंग मिलिट्री कैपेबिलिटी, और अपनी सुरक्षा और सुरक्षा हितों को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कायदों और संस्थाओं को मजबूत करेंगे, बिल्कुल यही बात है। परमाणु बम बनाना वगैरह वो अच्छा कदम नहीं है, लेकिन ए और भी बात सही है। आतंकवादियों ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर, आपको पता है, WTP पर हमला कर दिया था, कब, वही 11 सितंबर 2001। फिर अप्रवासी किसे कहते हैं, माइग्रेंट्स किसे कहते हैं, कि जो व्यक्ति अपनी मर्जी से, ध्यान रखना, जो व्यक्ति अपनी मर्जी से, इस बात को ध्यान रखना भाई, कि जो व्यक्ति अपनी मर्जी या इच्छा से स्वदेश छोड़ते हैं उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अप्रवासी कहा जाता है। यानी कि पर्सन्स हु हैव देयर ओरिजिनल नेटिव प्लेस ऑफ देयर ओन चॉइस एंड वोल्यूशन आर कॉल्ड माइग्रेंट्स इन अकॉर्डेंस विथ इंटरनेशनल लॉ, मतलब इसको अपन अंतर्राष्ट्रीय कानून की नज़र में उसको क्या बोलते हैं कि वो अप्रवासी हैं। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण, फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट, हालांकि अपन पहले भी बात कर चुके थे, 1974 में किया था, ठीक है। आगे 26वां, सन 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, और इस प्रस्ताव की मुख्य शिकायतें क्या थी, कि सुरक्षा परिषद अब राजनीतिक वास्तविकताओं की नुमाइंदगी नहीं करेगी, इसके फैसलों पर पश्चिमी मूल्यों और हितों की छाप होती है, इन फैसलों पर चंद देशों का दबदबा होता है,
सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं है। ये बातें सारी सही है, इन सभी बातों पर गौर किया गया था, ठीक है ना। इन सभी शिकायतें, मुख्यतः शिकायतें थी जब 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा चल रही थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है, ठीक है ना। जो इंटरनेशनल कोर्ट है उसमें जस्टिस कितने होते हैं? 15। 28वां विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जनवरी 1995 में हुई थी, ठीक है, जनवरी, तो ध्यान रखें 1995 से इज करेक्ट आंसर। और मैं बात करूँ 29वें की, वीटो का मतलब क्या होता है? मैं मना करता हूँ, ठीक है ना। वीटो का मतलब क्या होता है? आई फॉरबिड, या मना करता हूँ, रोकना होता है एक तरीके से। निम्न में से विश्व बैंक किसके लिए काम करता है? विश्व बैंक किसके लिए काम करेगा? विश्व बैंक मानवीय विकास यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य पर काम करेगा। कृषि और ग्रामीण विकास, सिंचाई, ग्रामीण सेवाओं के लिए काम करेगा। पर्यावरण सुरक्षा यानी प्रदूषण में कमी, नियमों का निर्माण उन्हें लागू करना, इस पर काम करेगा। आधारभूत ढांचा में सड़क सुरक्षा, शहरी विकास, बिजली, ये सभी पे काम करेगा। बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मतलब बड़े बड़े क्वेश्चन में आपके तैयार हो रहे हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड बैंक किसके लिए काम करेगा? ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए भी करेगा, एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट के लिए भी करेगा, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए भी करेगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको पता है रोड, अर्बन डेवलपमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब आ जाते हैं। सबके जो जिसमें आते हैं। अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि पर्यावरण सुरक्षा में क्या क्या आते हैं, वो ब्रैकेट में लिखा हुआ है। कृषि और ग्रामीण विकास में क्या क्या आते हैं, वो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ठीक है। 31वां संयुक्त राष्ट्र संघ के झंडे में जो जैतून की पत्तियां हैं वो किसको दिखाती है? वो वर्ल्ड पीस को दिखाती है, विश्व शांति को दिखाती है। 32वां संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है? विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में समूह 7 के सदस्यों के पास में कितने प्रतिशत मत है? तो बेसिकली 41.29%, ठीक है ना, ये भी ठीक है। और अगला 34 देखो, जनवरी 1942 के लिए निम्न में से कौन सी बात है ना वो सही है? जनवरी 1942 के मसले पर, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इस दिन दूरी शक्तियों के खिलाफ लड़ रहे 26 मित्र राष्ट्र अटलांटिक चार्टर के समर्थन में वाशिंगटन में मिले। दिसंबर 1943 में संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा पर हस्ताक्षर हुए, बिल्कुल। तो ध्यान रखें, दोनों बातें जो हैं ए एंड बी सही है। 35वां IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसमें अमेरिका का मताधिकार प्रतिशत था 16.52%, ये परसेंट में, ठीक है ना। अगला संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव जो गुटेरेस है, एंटोनियो गुटेरेस, वो संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन से मतलब महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के? तो वो 9वें है, ठीक है। 37वां निम्न में से संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन से महासचिव की टिप्पणी है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन हैज दिस कमेंट, मतलब किसकी बात है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नरक में बचाने के लिए है। द यूनाइटेड नेशन हैज नॉट बीन फॉर्म टू टेक ह्यूमैनिटी टू लर्न टू सेव, ये अपन ने पीछे ले चुके अपन, ये महासचिव की टिप्पणी है जो पहले क्वेश्चन ले चुके अपन। आप इसका आंसर आराम से खुद दे सकते हो। बताओ, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतीक चिन्ह में ओलिव यानी कि जैतून और फिर हैं पत्तियां हैं जो कि विश्व शांति वर्ल्ड पीस, जो अपन क्वेश्चन पे ले लिया उसी का खाली जगह में बिगड़ा जाता है, तो ऐसा हो जाएगा। 19वां ग्लोबल वार्मिंग का सबसे प्रभावकारी समाधान है वो वैश्विक तापवृद्धि को रोकना है भाई, ठीक है ना। 40वां सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र जिनके बीच तनाव का कारण है भारत और पाकिस्तान है भाई, हाँ ठीक है ना। तो सियाचिन को लेके भारत और पाकिस्तान जो सियाचिन ग्लेशियर है उनके बीच में तनाव है। और निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत पाकिस्तान विवाद नहीं है? सियाचिन तो है, सरक्रिक भी है, क्रॉस बॉर्डर तो है ही है, लेकिन ये दाह ग्राम विवाद है हमारा नहीं है, ठीक है ना। पाकिस्तान से हमारा ये नहीं है बिल्कुल भी। ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं जिसमें 3 ठीक होते हैं, गलत होता है, उसको पहचाना होता है। भारत श्रीलंका समझौते का मुख्य प्रयोजन या मुख्य पर्पज क्या था? वो था, आपको पता है कि श्रीलंका में सिंह तमिलों की लड़ाई है, तो सिंहली और तमिलों के बीच में जो सजातीय विषयक संघर्ष समाप्त करना था, भारत भी चाहता था कि ये जो है इनका डिस्प्यूट या कॉन्फ्लिक्ट है वो रुक जाए, ठीक है ना। और दक्षिण एशिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? दक्षिण एशिया में सिर्फ एक तरह की राजनीतिक प्रणाली चलती है, ये बात तो भाई बिल्कुल गलत है, ठीक है ना, ये गलत है। बाकी बांग्लादेश और भारत ने नदी जल हिस्सेदारी के एक समझौते हस्ताक्षर बिल्कुल कर लिए। साफ्टा हस्ताक्षर इस्लामाबाद के 12वें सार्क सम्मेलन में हो गए, ठीक है। और दक्षिण एशिया की राजनीति में चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, ये वाली बात गलत है, बाकी सभी सही है। 44वां ISI क्या है? तो इसका पूरा नाम क्या है?
तो ISI पाकिस्तान की एक खुफिया एजेंसी है जिसका पूरा नाम है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, ठीक है ना, ये इसका फुल नेम है और ये पाकिस्तान की एक खुफिया एजेंसी है, ठीक है ना। 45वां, चीन ने 1972 में अमेरिका के साथ दो तरफा संबंध शुरू करके अपना एकांतवास समाप्त कर लिया है, ठीक है ना, ये भी कोई खाली जगह में आ जाए, USA है, चीन ने अमेरिका के साथ में। अगला है मार्शल योजना, जो है ना, मार्शल योजना के प्रभाव से 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई थी मार्शल प्लान के तहत। तो मार्शल प्लान इन्फ्लुएंस द एस्टेब्लिशमेंट, इसको एक ही साथ कर लेना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरपोरेशन इन 1948, ठीक है। 47, निम्न में से कौन से आसियान सदस्य देशों में शामिल है? तो वो आपके ब्रुनेई दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, ये सारे के सारे जो देश है ना वो आपके इसमें आसियान के सदस्य देशों में शामिल हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला, आसियान क्षेत्रीय समुदाय, आसियान का एक स्तंभ है जो इसके देशों की सुरक्षा के मसले देखता है। ये खाली जगह है तो क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है। आसियान रीजनल फॉर्म इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आसियान दैट डील्स विद सिक्योरिटी, ठीक है, सिक्योरिटी। वैसे ही एक क्वेश्चन और ले लिया मैंने साथ में, ये क्वेश्चन बन जाएंगे सब खाली जगह की तरह। 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की गई थी, बिल्कुल सही बात है। आसियान रीजनल फॉर्म वो एस्टेब्लिश इन 1994, ठीक है। पीछे अगर कोई डाउट रह भी गया तो आज सॉल्व हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। 49, आसियान के निम्न में से कौन सी स्तंभ है? आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय, बिल्कुल सही बात है। ये आपको क्वेश्चन याद करवाना ही पर्पज है मैन, ठीक है। तो सारे के सारे जो हैं वो आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी, आसियान सोशल कल्चरल कम्युनिटी, ये सारे के सारे जो है आसियान के पिलर हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। 50वां, भारत ने 1991 से लुक ईस्ट और 2014 से एक्ट ईस्ट की नीति अपनाई थी, खाली जगह वेरी इंपॉर्टेंट है, कैसा भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखें 1991 में लुक ईस्ट है और 2014 में एक्ट ईस्ट है। सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इंग्लिश में लिखी हुई है कि कौन सा जो है रॉन्ग है सोवियत अर्थव्यवस्था के बारे में। तो सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवाद प्रभावित विचारधारा की थी, या फिर उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व या नियंत्रण होगा, या फिर जनता को आर्थिक आज़ादी थी। तो समझ में आ गया आपके, ये वाली चीज गलत है, जनता को आर्थिक आज़ादी नहीं थी। पीपल एंजॉयड इकोनॉमिक फ्रीडम, नहीं, बिल्कुल इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं था, ये इसका आंसर। बाकी तीनों सही है, तो बड़ा क्वेश्चन भी तैयार हो गया आपका। वही मैं कह रहा हूँ 1 लाइनर 2 लाइनर 3 लाइन तक भी याद है, तैयार हो रहे हैं। कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि सोवियत अर्थव्यवस्था के बारे में कोई टिप्पणी कीजिए, पर आपके क्या विचार है? 1 2 3 3 बड़ी मेजर लाइनें आपको याद हो गई, ठीक है। अगला, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार, मतलब कि टाइम पीरियड के ना हिसाब से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको एडजस्ट करना है कि अफगान संकट कब हुआ, बर्लिन की दीवार कब गिरी, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, या रूसी क्रांति कब हुई, ये सब हमें कालक्रम के अकॉर्डिंग जमाना है, जो हालांकि साइड में इधर लिख दिया अपन ने। तो फर्स्ट में डी, मतलब कि फर्स्ट का मतलब है पहली बार जो रूसी क्रांति हुई, नंबरिंग के हिसाब से रूसी क्रांति 1917 के अंदर, ठीक है, 1917 में हुई टाइम पीरियड के हिसाब से। फिर सेकंड नंबर पे मतलब ये आ जाता है जिसका टाइम पीरियड आपके 1979। 3 नंबर पे बी आपका, ठीक है ना, बी का मतलब ये सी अपना 1989 है, और लास्ट में रह जाएगा 1991, 1991 में बर्लिन की दीवार गिरी थी। तो आप समझ तो गए होंगे, ये इनका टाइम पीरियड अगर याद है तो सीक्वेंस भी आपको याद हो जाएगा। वो इस तरीके से अपन को टाइम पीरियड के हिसाब से इसको क्या कालक्रम के अनुसार, मतलब सबसे पहले क्या हुआ उस अकॉर्डिंग पर 1917 1 नंबर पे आ जाएगा, ठीक है, ये 2 नंबर पे आ जाएगा, ये 3 नंबर पे आ जाएगा, और ये 4 नंबर पे आ जाएगा। ये ध्यान रखना है, वेरी इजी है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? ठीक है ना, कौन सा जो है नोट है आउटकम ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। तो इसका अपन अगर देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में विचारधारात्मक लड़ाई का अंत हो गया, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल यानी कि CIS जिसको अपन बोलते हैं उसका जन्म हो गया, या विश्व व्यवस्था के शक्ति संतुलन बदलाव हुआ, या मध्य पूर्व में संकट। इसने क्या पूछा कि मध्य पूर्व में संकट जो है वो नहीं है, बाकी तीनों के तीनों जो हैं क्राइसिस इन द मिडिल ईस्ट ये नहीं था, बाकी तो तीनों के तीनों रीजन जो है ना वो बिल्कुल सोवियत संघ के विघटन के परिणाम थे, ठीक है ना। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए सोवियत संघ के विघटन के परिणाम क्या थे, आंसर हो गया आपका तैयार, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अगला है वापस मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग से एक साथ 4-5 क्वेश्चन तैयार होते हैं आपके, जैसे कि इधर है मिखाइल गोर्बाचेव, शॉक थेरेपी, रूस, और आपके बोरिस येल्त्सिन और वारसा। आपको इनको इधर इंग्लिश भी लिखी हुई है,
है ना। ये देखो हिंदी, इसको इधर मैच करना है, इसको इधर मैच करना है। तो अपन फर्स्ट में मिखाइल गोर्बाचेव का संबंध इधर वैसे लिख रखा है, आप चाहें तो मैच कर सकते हैं। फर्स्ट में सी है, मतलब मिखाइल गोर्बाचेव जो है उन्होंने सुधारों की शुरुआत की थी, बिल्कुल। यानी कि मिखाइल जो गोर्बाचेव है उसका हो जाएगा इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स जो उन्होंने किए थे। शॉक थेरेपी, शॉक थेरेपी आपको पता है सैन्य समझौता था, सॉरी वो शॉक थेरेपी आपके जो है कि आर्थिक मॉडल था, इकोनॉमिक मॉडल था, बिल्कुल। शॉक थेरेपी एक इकोनॉमिक मॉडल था, ठीक है ना। और फिर आपका है रशिया, रशिया का संबंध था ये रहा, बिल्कुल सोवियत संघ का उत्तराधिकारी, क्योंकि आपको पता है ना सोवियत संघ का सक्सेसर कौन था, यूएसएसआर था। और बोरिस येल्सिन आप जानते ही हैं, वो रशिया के क्या नाम उसके, रशिया के प्रेसिडेंट थे, रूस के राष्ट्रपति थे, ठीक है ना। तो बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाएगा आपके प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। और पीछे जो बच गया वारसा, वारसा का आंसर हो जाएगा आपके ये, यानी कि आर्थिक वो कहां गया रे, ये हो जाएगा सैन्य समझौता। वारसा एक पैक्ट था, सीए लगेगा, वारसा एक पैक्ट था नंबर 2, ठीक है ना। सैन्य समझौता मिलिट्री पैक्ट था एक, वारसा एक पैक्ट था जो एक मिलिट्री पैक्ट था, ठीक है। ये वैसे तो लिखा हुआ भी है कि पहले का आंसर सी है, दूसरे का डी है, मतलब इंग्लिश में ABCD लिखे हैं, बाकी हिंदी वाले क्या क्या गड़े लिख सकते हैं। वैसे मैंने आपको एरो बना दिया तो भी आप समझ लेना। आपको कुल मिला के 5 क्वेश्चन तैयार करने हैं एक साथ। मैं चाहता तो 5 क्वेश्चन भी बना सकता था, लेकिन एक साथ 5 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। बर्लिन की दीवार की लंबाई 155 किलोमीटर वाला बिल्कुल सही है, कुछ बुक्स में 150 भी लिखी हुई, लेकिन ऑथेंटिक आंसर इसका 155 किलोमीटर है, ठीक है ना। ये सब किलोमीटर में है डिस्टेंस, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखें 155 किलोमीटर बर्लिन की दीवार की लंबाई है। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ आप समझ तो गए होंगे, 1991 में हुआ, 90 में तो समझ गए, अभी पीछे अपन ने बात किया था। तो 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ। बर्लिन की दीवार कितने वर्ष तक रही है, अपन ने पीछे भी मतलब ईयर पढ़े थे, जिसमें अपन देखा था 28 साल, जिसकी 155 किलोमीटर लंबाई है। पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी, समझ तो गए होंगे कौन थी, द सिंबल डिवीजन बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड द कम्युनिस्ट, तो वो थी आपके बर्लिन की दीवार। बर्लिन की दीवार का खड़ा किया जाना, गिराना नहीं, ये खड़ा किया जाना, स्टैंडिंग द बर्लिन वॉल। एग्जाम में आपको इतना आसान से रखना है कि दोनों के बीच में डिवाइडेशन का मेन कारण बर्लिन की दीवार ही थी, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। बर्लिन की दीवार से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक क्या था, विच इज द बिगेस्ट सिंबल ऑफ कोल्ड वॉर, तो वो था आपके बर्लिन की दीवार। यही मेन कारण था, बर्लिन वॉल जो थी वो आपके प्रतीक था, मतलब एक साइन था कि शीत युद्ध चल रहा है, ठीक है ना। जब वो गिरी तब जाके शीत युद्ध समाप्त हुआ। बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई, तो अभी अपन ने पीछे पढ़ा भी था, लेकिन वो चीज अलग है कि 1991 के अंदर अपन ने पढ़ा ना, ये चीज जो पढ़ी 1991 जो अपन चीज पढ़ी थी, ये सोवियत संघ का विघटन हुआ है, यहाँ पर ध्यान रखना। लेकिन ये बर्लिन की जो दीवार आएगी वो 1961 है, 1961 है बर्लिन की दीवार, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला, रूस में सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन, समाजवादी क्रांति रशिया के अंदर कब हुई, वो 1917 की थी। रूस की क्रांति फेमस है, पता है ना आपको, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला, पूर्वी जर्मनी, यानी जो ईस्ट जर्मनी है, वहां के लोगों ने बर्लिन की दीवार कब गिराई थी, ये भी मतलब बर्लिन की दीवार से जितने भी फैक्ट है वो एक से बढ़े के, तो 9 नवंबर 1989, लास्ट में भी 9 इधर भी 9, ध्यान रखना, 9 नवंबर 1989। नेक्स्ट, समाजवादी क्रांति किसके खिलाफ थी, यानी जो सोशल रिवॉल्यूशन है वो किसके अगेंस्ट था, तो वो था पूंजीवादी व्यवस्था के या साम्यवादी कम्युनिस्ट के, ध्यान रखना, वो बिल्कुल कैपिटलिस्ट सिस्टम के खिलाफ था, यानी कि वो पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ था, नो डाउट। अगला, सोवियत संघ के विघटन के लिए किस नेता को जिम्मेदार माना कि भाई इस वजह से जो है डिसइंटीग्रेशन हुआ था सोवियत यूनियन का, तो आपको पता है मिखाइल गोर्बाचेव जो वहां के प्रेसिडेंट थे रशिया के, पहले पढ़ा भी था पीछे, ठीक है। अगला, दूसरी दुनिया में कौन सा खेमा था, दो तरह की दुनिया बट गई थी, आपको पता ही है, अपने पीछे पढ़ा, तो साम्यवादी खेमा था या पूंजीवादी खेमा था, मतलब कम्युनिस्ट या फिर कैपिटलिस्ट या फिर दोनों, ध्यान रखें। साम्यवादी जो खेमा था, कम्युनिस्ट जिसको बोल सकते, कम्युनिस्ट भी है, साम्यवादी जो खेमा था ना, वो जो है आपका इसमें आ जाता है दूसरी दुनिया में, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। पहली दुनिया थी पूंजीवादी, ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि तिथि के हिसाब से इन सबको क्रम दे, तिथि के हिसाब से इनको क्रम देना है। इधर लिखा हुआ आपने, विश्व व्यापार संगठन में चीन का प्रवेश, यानी कि चाइना एसोसिएशन टू WTO, ठीक है ना,
इधर इसकी इंग्लिश लिखी हुई है। विश्व व्यापार संगठन का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना यानी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईईसी है ना, यूरोपियन इकोनॉमिकल कम्युनिटी, ये फुल फॉर्म है इसकी ईई की। और यूरोपियन संघ की स्थापना एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईयू है ना, और मतलब यूरोपियन यूनियन बोलते हैं इसको। आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना यानी कि बर्थ ऑफ एआरएफ क्रोनोज, ये इतना सही है, ये तो खैर टाइपिंग एरर है, ये क्रोनोलॉजी का ऑर्डर तो खैर अपन को एडजस्ट करना है, इतना सही है वो क्वेश्चन तो इतना सही, ठीक है। बर्थ ऑफ एआरएफ, बर्थ ऑफ एआरएफ देख लेना, बस इनको क्रम से व्यवस्थित करना था, जो करके दे दिया हमने आपको। कि जैसे देखो ये रहा इधर कि सबसे पहले 1957 की मैं अगर बात करता हूं तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय, ठीक है ना, मतलब ये जो ईईसी है ये हो गया आप सबसे पहले, ठीक है ना। तो वैसे एरो बनाने की जरूरत भी नहीं है, आप तो ये समझ लो कि 1957 के अंदर तो ये हो गया। अपन को तो ये याद करना है क्योंकि मैच तो कभी भी कर सकते हैं। आसियान क्षेत्रीय मंच स्थापना 1967 में हुई थी, 1967 में हो गई इसकी, ठीक है। और यूरोपियन संघ की स्थापना हो जाएगी 1992 में ईयू की, और 2001 में हो गई आपके विश्व व्यापार WTO की, ठीक है ना। तो बस ये फुल फॉर्म में अपन को खैर मैंने सबकी आपको बोल के बता दी। ये सब जो अपन को याद रखनी है कौन से टाइम में कौन मतलब किसकी कब स्थापना हुई, सब के सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगला आसियान वे या आसियान शैली क्या है, ये एक डेफिनेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो ध्यान रखें, आसियान सदस्यों के अनौपचारिक और सहयोगपूर्ण कामकाज की शैली को कहा जाता है आसियान शैली, ठीक है ना। ए फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन अमंग आसियान मेंबर्स दैट इनफॉर्मल एंड कोऑपरेटिव, ठीक है ना, वो कहलाती है आसियान वे या आसियान वैली, वेरी इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स के अंदर। और इनमें से किसने खुले द्वार की जो नीति अपनाई है ना, ओपन डोर पॉलिसी, ओपन डोर पॉलिसी चाइना ने अपनाई थी क्या, बिल्कुल सही है, चाइना ने जो है खुले द्वार की नीति अपनाई थी। 19वां मास्ट्रिक्ट संधि, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रीटी ऑफ मास्ट्रिक्ट, इसके ऊपर साइन कब हुए थे, हस्ताक्षर कब हुए, 1992 में हुए, लेकिन फरवरी का महीना था, ये भी ध्यान रखना है। अगला है 1967 में 1967 में 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की थी। निम्न में से वो देश कौन कौन से थे, तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ये सारे के सारे वो देश थे जिन्होंने 1967 में, वो 5 देश कौन से थे, तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ये पांचों कंट्रियां थी जिन्होंने मिलके आसियान की स्थापना की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब तभी मैंने कहा ना 1 लाइनर, 2 लाइनर, 3 लाइनर, 4 लाइनर, MCQs, मैच द फॉलोइंग, ट्रू फॉल्स, आपके फिल इन द ब्लैंक्स, सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको सब इसमें मिलेंगे। 21वां मास्ट्रिक्ट संधि किस संगठन का बेस है, आधार किसका है, तो यूरोपियन यूनियन का है, मतलब इसके ऊपर टिकी हुई है एज लाइक, मतलब यूरोपियन संघ की एक सबसे इंपॉर्टेंट संधि है मास्ट्रिक्ट संधि। यूरोपीय संघ के झंडे में सितारों की संख्या कितनी है, समझ गए ना, वेरी इंपॉर्टेंट, कितने, 12 थी ना, तो 12। उसके फ्लैग में कितने स्टार लगे हुए हैं, तो 12 लगे हुए हैं। देश शाओपांग ने ओपन डोर की नीति अपनाई, मतलब जो देश था शाओपांग, उसने ओपन डोर पॉलिसी कब स्टार्ट की थी, दिसंबर 1978 या फरवरी 1992, तो ध्यान रखें दिसंबर 1978 को जो है ओपन डोर पॉलिसी देश शाओपांग ने भी अपना ली थी, जो चाइना का मतलब अपनाएगी पॉलिसी थी। यूरोपियन आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई, मतलब कि यूरोपियन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन कब स्टैब्लिश हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट, 1948 के अंदर, ध्यान रखना, यूरोपियन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन EECO, ठीक है ना, 1948। यूरोपीय संघ को नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला, यानी कि उसको जो नोबेल पीस प्राइज, शांति पुरस्कार क्या बोलते हैं, पीस प्राइज, उसको 2012 में जो है मिला। अगला ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, थोड़ा कथनों करने वाला भी क्वेश्चन पहले आता था कि नीचे 2 आपको अभिकथन दिए गए, इनमें से एक को अभिकथन A और दूसरे को उसका तर्क, मतलब उसकी बात का जस्टिफिकेशन दिया गया है। जैसे देखो कि भारत और पाकिस्तान ने शिमला समझौते पर 1972 में हस्ताक्षर किए, ये तो एक स्टेटमेंट है, ठीक है ना, कि इंडिया एंड पाकिस्तान साइन शिमला एग्रीमेंट 1972। इसका तर्क है कि इस समझौते में कहा गया कि दोनों देश अपने विवादों को अन्य देशों की मध्यस्थता के सुलझाएंगे, इनमें से अपन को देखना ना, मतलब एग्रीमेंट में कहा गया कि दोनों जो कंट्री है वो रिजॉल्व देयर डिस्प्यूट्स देयर मीडिएशन ऑफ द अदर कंट्री। अब अपन को बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा C, है ना,
कि ए तो सही है लेकिन आर गलत है, मतलब इसकी व्याख्या सही नहीं है। सी इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट। यानी कि भारत और पाकिस्तान ने शिमला समझौते 1972 में हस्ताक्षर तो किए थे, लेकिन ये बात उसमें नहीं हुई थी। तो इसका तर्क जो दिया, जस्टिफिकेशन जो दिया, वो बिल्कुल गलत है। दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन है बताओ? अगर साउथ एशिया की अपन अगर बात करें तो हम है, मतलब इंडिया, ठीक है ना। दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश भारत है। दक्षिण एशिया के दो सबसे छोटे देश की अगर आपसे बात करें तो है मालदीव और भूटान, ठीक है ना। मालदीव और भूटान जो छोटे कंट्री है सबसे, ये भी याद रखना है। और दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन सार्क जिसे बोलते हैं, ये फुल फॉर्म भी है साउथ एशियन कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1985 में, ठीक है ना। ये सीधे सीधे फैक्ट है। अगला, निम्नलिखित में से किस दक्षिण एशियाई देश में सैनिक शासन सर्वप्रथम स्थापित हुआ? सैनिक शासन मतलब है मिलिट्री पावर जो है, मिलिट्री रूल पाकिस्तान के अंदर हुआ था। आज भी उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। आगे देखो, कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई कब हुई थी? आपको पता है अपन कश्मीर लेके पाकिस्तान डिस्ट्रीब्यूट है, और 1948 के अंदर जो दोनों के बीच में लड़ाई भी हुई। और निम्नलिखित तो सम्मिलित करना मैच द फॉलोइंग है। तो भारत चीन युद्ध, ताशकंद एग्रीमेंट समझौता, शिमला एग्रीमेंट और पंचशील की घोषणा, ये आपका मैच द फॉलोइंग। इधर ये फर्स्ट में बी है, मतलब फर्स्ट में भारत चीन युद्ध आपको पता है 1962, ठीक है। भारत चाइना युद्ध 1962 में हुआ था। और अगर बात करें ताशकंद समझौता की तो 1966, और शिमला एग्रीमेंट आपको पता ही है 1972 में, 1972। और पंचशील यानी कि अपना जो डिक्लेरेशन ऑफ पंचशील जो है वो हुआ था 1954 में। मतलब कि BADC आपका आंसर, ही ध्यान रखना। साप्टा की फुल फॉर्म मिलेंगे अपना आने वाले टेस्ट में, या तो आज या नेक्स्ट में, क्योंकि पूरे कोर्स का रिवीजन है ये। अभी अपन को बताना है कि साप्टा संबंधित है, मतलब साप्टा रिलेटेड टू आसियान से, सार्क से, यूनेस्को से या ओपेक से। ध्यान रखना, साप्टा सार्क से संबंधित है। सार्क जो भी अपन ने फुल फॉर्म देखी थी सार्क की, यहां मैंने पीछे बता दी आपको, शायद सार्क की फुल फॉर्म है ना, ये देखो सार्क, दक्षिण एशिया सहयोग संगठन, साउथ एशियन कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट है, श्रीलंका में जातीय संघर्ष के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है? तो आपको पता है कि श्रीलंका के अंदर जातीय संघर्ष चल रहा था, तो अपन को ये बताना है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। श्रीलंका में राजनीति खुले तौर पर सिंहली लोगों की पक्षधर थी, बिल्कुल। तमिल के हितों की अनदेखी हो रही थी। तमिल इलम, पता ना, एक पार्टी बनाई थी कि लिबरेशन टाइगर्स को सार्क देशों का समर्थन प्राप्त था। श्रीलंका में राजनीतिक समानता नहीं थी। राजनीतिक समानता जो है ना श्रीलंका के अंदर जो थी, बिल्कुल है ना, इनको भी बराबर वहां पर जो है इनको दिया गया था, अहमियत दी गई थी, इनको भी रिप्रेजेंटेटिव का मौका दिया था। बाकी तीनों बातें सही है। अगला, आजादी के बाद श्रीलंका की राजनीति पर किस समुदाय का दबदबा रहा? आजादी के बाद तो आपको पता ही है, क्योंकि सबसे ज्यादा वहां पर सिंहली थे, तो सिंहलियों का जो है दबदबा रहा। भारत का सिंधु नदी जल बंटवारे को लेकर किस देश के साथ विवाद रहा? इंडिया हैज ए डिस्प्यूट विथ विच कंट्री रिगार्डिंग शेयरिंग ऑफ इंडस रिवर वाटर। तो सिंधु नदी का तो अपने पाकिस्तान से विवाद है जो रहा। और भारत और पाकिस्तान के बीच 1948 में युद्ध के फलस्वरूप किस प्रांत के दो हिस्से हो गए थे? आप समझ तो गए होंगे। तो आपको पता है बड़ी समस्या हुई थी, किस प्रांत के दो हिस्से हुए? तो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, तो कश्मीर जो है वो POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, थोड़ा सा हिस्सा जो है कश्मीर का उसके पास है। निम्नलिखित में से कौन से दो कथन कश्मीर को लेकर भारत पाक संबंधों के बारे में सही है? कोई दो बातें हैं। सुरक्षा परिषद ने वर्ष 1948 में पहली बार जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर चर्चा की थी। अटल बिहारी वाजपेयी और परवेज मुशर्रफ के बीच वर्ष 2004 में इस्लामाबाद में एक शिखर सम्मेलन भी हुआ था। युद्ध विराम रेखा के आर पार बस सेवा शुरुआत वर्ष 2006 में हुई थी। और वर्ष 2007 में समझौता एक्सप्रेस पर आतंकवादी हमला हुआ था। चार बातों में बताना है कि कोई दो बातें इनमें सही है, बाकी दो बातें आपको कौन सी गलत हैं वो भी देखनी है, इस चीज का ध्यान रखें। पहली बात जो है कि बिल्कुल पहली बार 1948 में पहली बार जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर चर्चा हुई थी। और युद्ध विराम रेखा के आर पार बस सेवा की शुरुआत 2006 में हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी उस टाइम प्रधानमंत्री थे। सार्क का स्थापना वर्ष, जो स्टेब्लिशमेंट देखे अपन सार्क का भी फुल फॉर्म देखिए, दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन वाली, 1985 के अंदर स्थापना हुई। 1998 में पाकिस्तान ने कहां पर परमाणु परीक्षण किया था? तो पाकिस्तान का परमाणु, हमारा तो जैसलमेर का पोखरण है, इसने किया था चगाई पहाड़ी, चगाई हिल्स,
पहाड़ी क्या बोलते हैं, हिल्स बोलते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले कोई दिक्कत नहीं है, ये ध्यान रखें। निम्न में से कौन सा कथन एंटोनियो गुटेरेस के बारे में सही है? एंटोनियो गुटेरेस के बारे में, तो ये 1995 से 2002 तक पुर्तगाल के पीएम रहे, 2005 से 2015 तक यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज रहे, और ए और बी दोनों बिल्कुल सही बात है, आपको याद करवाना ही मकसद है, दोनों बातें सही हैं। फिर देखो निम्न में से कौन से सुरक्षा परिषद स्थायी सदस्य नहीं है, मतलब कि अपन बात करें तो परमानेंट मेंबर कौन से नहीं है, तो अमेरिका रशिया है क्या? बिल्कुल है। ब्रिटेन फ्रांस है, चाइना है, लेकिन भारत जापान नहीं है। हमेशा चाइना रोड़ा अटका देता है वरना हम भी हो जाते। वीटो निषेधाधिकार जिसे बोलते हैं, उसके बारे में नीचे कुछ कथन दिए गए, इनमें प्रत्येक के आगे आपको गलत या सही का चिन्ह लगाना है। सुरक्षा परिषद के सिर्फ स्थायी सदस्यों को ही वीटो है, बिल्कुल सही बात है। जो परमानेंट मेंबर है उसको वीटो पावर दी गई है। यह एक तरह की नकारात्मक शक्ति है, बिल्कुल सही बात है। इट इज ए काइंड ऑफ नेगेटिव पावर, ठीक है ना। आपको वीटो के बारे में बताना है। निषेधाधिकार मतलब नेगेटिव पावर का मतलब है निषेध, मतलब कि इनके पास में कुछ एक्स्ट्रा पावर है, समझ गए। और सुरक्षा परिषद के फैसलों से असंतुष्ट होने पर महासचिव वीटो का प्रयोग करता है, यह बात गलत है, ठीक है ना। सुरक्षा परिषद के फैसलों से असंतुष्ट होने पर ऐसा नहीं, सुरक्षा परिषद का जो फैसला होगा वो तो मान्य होगा। द सिक्योरिटी जनरल यूज दिस पावर व्हेन नॉट सेटिस्फाइड, ये भी गलत है। और एक वीटो से भी सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव नामंजूर हो सकता है, ये वाली बात भी सही है, ठीक है ना, ये वाली बात सही है। वन वीटो कैन स्टॉल है सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन, एक वीटो से भी जो है सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव मंजूर मान लिया जाता है। ये चार बातें थी, इधर लिखे हुए भी आपके, पहला ट्रू, दूसरा ट्रू, चौथा ट्रू, तीसरा जो है फॉल्स है, ठीक है, ये मैच कर लेना। और फिर है निम्न में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी नहीं है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और UNDP ये तो है। फिर देखो संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार आयोग UNHRC, और एक है संयुक्त राष्ट्र संघ शरणार्थी उच्चायोग UNHCR, और एक है संयुक्त राष्ट्र संघ राजनीतिक कोष UNPF। इनमें से बताओ कौन सी नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट है, बस ये UNPF ही नहीं है, ये नहीं, बाकी तीनों है, ये नहीं है, बाकी तीनों की तीनों है। तो एक बड़ा क्वेश्चन तैयार हो गया, संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसियां, ठीक है ना, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी सदस्यता के प्रस्ताव को ज्यादा वजनदार बनाता है? मतलब कि ऐसी कौन सी बात है जो वाकई वेरी इफेक्टिव है कि हाँ यार भारत को भी जो है स्थायी सदस्य होना चाहिए सुरक्षा परिषद का? तो वो एक ही है कि भारत की बढ़ती हुई आर्थिक ताकत, इकोनॉमिक पावर भारत की बढ़ रही है, और स्थिर राजनीतिक व्यवस्था, यहाँ पर पूरे 5 साल तक सरकार चलती है, कभी भी सरकार गिरने का नाम नहीं, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार आती है, जनता का प्यार है, मतलब जनता का भरोसा है। तो ये चीजें हैं जो ज्यादा इफेक्टिव है कि भारत का जो है वजनदार बनाती है इस बात को कि भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ट्राइग ली कहां के निवासी थे, कहां के रहने वाले थे? तो नॉर्वे के थे, ठीक है ना, नॉर्वे बोल दो चाहे नॉर्वे बोल दो। परमाणु प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग और उसकी सुरक्षा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी का क्या नाम है? वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी UN एजेंसी कौन सी है जो कंसर्न विद द सेफ्टी एंड पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी? तो वह अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी है ना, यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, ये इनमें से संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है, किसका सक्सीजर है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, बिल्कुल आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है ना, बस इसी का वो उत्तराधिकारी है, सक्सीजर है, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ है, ये कथन किसका? ये कथन वाले क्वेश्चन आ जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी यूनाइटेड नेशन वाज नॉट क्रिएटेड टू टेक ह्यूमैनिटी टू हेवन बट टू सेव इट फ्रॉम हेल। हु मेड द स्टेटमेंट? ये था डैग हैमरसॉल्ट, ठीक है ना, इसका ये एक स्टेटमेंट है, कथन है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? ये भी 50वां क्वेश्चन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश कब हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, 1945 में हुआ, लेकिन 24 अक्टूबर 1945 को हुआ। 51,
एंटोनियो गुटेरेस ने महासचिव का पद, इसका मतलब ये पक्का पता चल गया कि एंटोनियो गुटेरेस जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव है कब बने थे? 1 जनवरी 2017 को। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग है, मतलब कितने उसके जो है नंबर ऑफ प्रिंसिपल ऑर्गन यूएन के कितने अंग है, कितने पार्ट्स है? तो 6 अंग है। आगे हालांकि इनके नाम भी अपन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन, 1 नवंबर 1994 में संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग स्थापित हुआ? ठीक है ना, मतलब में से कौन सी एक जो है इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ? तो मतलब विच ऑफ दिस ऑर्गन ऑफ यूएन हैज बीन सस्पेंडेड सिंस 1 नवंबर 1994? तो वो हुआ आपके न्यासिता परिषद, यानी कि जिसको अपन बोलते हैं ना ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय का प्रधान क्या कहलाता है? चीफ ऑफिशियल ऑफ यूएन हेडक्वार्टर्स, उसको हम क्या बोलते हैं? महासचिव। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो अभी गुटेरेस जो की बात की थी 2017 में जो बने थे, उसे महासचिव की पोस्ट बोलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव डेग हैमरशोल्ड कहां के निवासी थे? ये तो खैर वापस अभी पीछे, लेकिन हाँ वो तो उनके बारे में लिया था। ये हैं स्वीडन के। ये ध्यान रखना, वो नॉर्वे के जो थे गुटेरेस थे, ये जो हैं ये स्वीडन के। ये भी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ये हैं हैमरशोल्ड। ठीक है ना, जिनका भी स्टेटमेंट भी देखा था अपने पीछे। निरस्त्रीकरण का क्या अर्थ है? मतलब डिसआर्मामेंट का क्या मतलब होता है? हमें मतलब इसका क्या अर्थ है जरूरी जानना बहुत जरूरी है। कुछ खास हथियारों के इस्तेमाल से परहेज, बिल्कुल सही है। मतलब कि गिविंग अप सर्टेन टाइप्स ऑफ वेपन्स, ऐसे कुछ वेपन्स है जिनका हमें परहेज करना चाहिए। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रों के बीच सुरक्षा मामलों सूचना, ये इसकी कोई बात नहीं है, बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बस यही है कि कुछ खास हथियार के इस्तेमाल से करने का परहेज है, उसे बोलते हैं निरस्त्रीकरण। निम्नलिखित में से सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के पक्ष में कौन सी मतलब बात इनमें से आपको लगती है? तो वो है मानवता की सुरक्षा, बिल्कुल। विश्व सुरक्षा, गठबंधन की बात नहीं है, ए एंड बी वाली बात सही है। प्रोटेक्ट ह्यूमैनिटी, और अपन बात करेंगे वर्ल्ड सिक्योरिटी, तो बिल्कुल ए एंड बी वाली बात सही है कि जो फेवर ऑफ नॉन कन्वेंशनल नेशन की अपन बात करें ऑफ सिक्योरिटी, उसके पक्ष में ये बात कही गई है। निम्नलिखित में से किसे शक्ति का प्रतीक माना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड सिंबल ऑफ पावर? भोजन को, परमाणु हथियार को, या औद्योगिक क्षमता को? बिल्कुल सही बात है। इंडस्ट्रियल कैपेसिटी किसी भी कंट्री की ज्यादा है, औद्योगिक क्षमता देखी जाए तब कहते हैं कि हाँ वाकई ये देश जो है शक्तिशाली देश है। तो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, इसकी अपन बात करते हैं। एबीएम किस वर्ष हुई? इन विच ईयर द एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी वाज साइंड? 1975, 78, 56, 1972 में, 1972 के अंदर जो है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल जो है एबीएम की स्थापना हुई। मानव अधिकारों की पहली जो है कोठी कौन सी है? विच इज द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ ह्यूमन राइट्स? तो सीधी सी बात है, वो है राजनीतिक अधिकारों की। राजनीतिक अधिकारों, पॉलिटिकल राइट्स इंसान के पास होना चाहिए, उसकी पहली कोठी है। निम्नलिखित में से कौन सी संधि अस्त्र नियंत्रण संधि थी? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटी वाज आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी? सीधी सीधी याद कर लो, इस सारी की सारी तीनों की तीनों। ये बड़ा क्वेश्चन तैयार हो गया। साल्ट सेकंड, स्टार्ट और एनपीटी, ठीक है ना। उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव जो हैं, पूरी की पूरी जो संधियां हैं, अस्त्र परिसीमन संधि 2 जिसको अपन साल्ट सेकंड बोलते हैं, सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि, स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी, और परमाणु प्रसार संधि, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ये तीनों की तीनों जो हैं वो अस्त्र नियंत्रण की संधियां हैं। अगला निम्नलिखित में कौन संधि संतुलन की तकनीक नहीं है? ठीक है ना, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेक्निक ऑफ बैलेंस ऑफ पावर? कौन सी नहीं है? तो हथियारों को जमा करना, राज्य क्षेत्र का अधिग्रहण, अनुनय की विधियां, बफर राज्यों का प्रयोग, है ना, बिल्डिंग ऑफ बफर स्टेट्स। मैंने बहुत गजब का पढ़ा रखा है चैप्टर। तो बफर राज्यों का निर्माण करना किसी भी शक्ति संतुलन की तकनीक बिल्कुल भी नहीं है। अगला, विश्वास बहाली के उपाय, यानी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स का क्या अर्थ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो कुछ खास हथियार इस्तेमाल से परहेज, या राष्ट्रों के बीच सुरक्षा मामलों पर सूचनाओं के आदान प्रदान की नियमित प्रक्रिया? बिल्कुल सही बात है। ए प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन ऑफ डिफेंस मैटर्स बिटवीन द नेशन एंड रेगुलर बेसिस, बिल्कुल सही बात है। आपका बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। उसे बोलते हैं विश्वास बहाली के उपाय। भाई अपन हर कंट्री से बीच बीच बातचीत करते रहेंगे, सुरक्षा मामलों में सूचना आदान प्रदान करते रहेंगे, तो विश्वास होता है उससे एक दूसरे का। विश्वव्यापी खतरे को इसको माना जाता है। वैश्विक तापवृद्धि बिल्कुल है।
ग्लोबल वार्मिंग, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद भी है, इंटरनेशनल टेररिज्म भी है, महामारियां भी है, बिल्कुल सही बात है। सारी की सारी जो है इनको अपन क्या मान के चलते हैं कि ये विश्वव्यापी खतरे, मतलब ये पूरे संसार के लिए खतरे हैं। जैविक हथियार संधि, बायोलॉजिकल वेपन्स ट्रीटी पर साइन कब हुए? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी पीछे भी एक 1972 आंसर था, इसका भी 1972 आंसर है। पृथ्वी के बढ़ते तापमान, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, एड्स जैसे असाध्य रोगों पर रोक लगाना आदि इनमें से किस सुरक्षा का आशय, मतलब इसमें अपन को कैसी सुरक्षा चाहिए? क्षेत्रीय सुरक्षा, विश्व सुरक्षा या आतंकवाद सुरक्षा? इनमें से कोई तो ध्यान में वर्ल्ड सिक्योरिटी चाहिए सबके लिए, मतलब पूरे संसार में ये बीमारियां फैल रही है तो पूरे संसार को इसके लिए सोचना चाहिए, विश्व सुरक्षा। ये खाली जगह वाला क्वेश्चन है। सुरक्षा की देश धारणा में माना जाता है कि किसी देश की सुरक्षा को ज्यादातर खतरा उसकी सीमा के बाहर से होता है, यानी इन द ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी इट इज बिलीव्ड दैट मोस्ट ऑफ द थ्रेट्स टू द सिक्योरिटी ऑफ अ कंट्री कम फ्रॉम आउटसाइड इट्स बॉर्डर। तो उसे बोलते हैं परंपरागत, ठीक है ना, सुरक्षा की परंपरागत धारणाओं में आते हैं। ये भी ध्यान रखना, खाली जगह वाले क्वेश्चन भी आते हैं। पाकिस्तान ने भारत पर अब तक कुल कितनी बार जो है हमला किया है? तो 3 बार उसने हमले करने की प्रयास किया, हालांकि विफलता उसको हमेशा मिली है। हाउ मेनी टाइम्स हैज पाकिस्तान अटैक्ड? क्योटो प्रोटोकॉल, ये सीधा क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स में आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, मैंने ले लिया इसको। व्हाट इज क्योटो प्रोटोकॉल? तो क्योटो प्रोटोकॉल में वैश्विक तापवृद्धि पर काबू पाने तथा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के संबंध में दिशा निर्देश दिए जाते हैं, यही क्योटो प्रोटोकॉल है। Guidelines have been given in the Kyoto Protocol regarding overcoming global warming and reducing the emission of greenhouse gases. सुरक्षा की अवधारणा कितने प्रकार की होती है? यानी the notion of security is types of, तो 3 टाइप्स या 2 टाइप्स? तो ध्यान रखें, सुरक्षा की अवधारणा 2 प्रकार की होती है, जिसके अपन नाम देख चुके। और कॉमन फ्यूचर, ये इस रिपोर्ट में क्या चेताया गया था? ऑन कॉमन फ्यूचर जो क्लास 10th में आपने पढ़ी होगी, ये शीर्षक हेडलाइन मतलब हेडिंग है ये। तो आर्थिक विकास के चालू तौर तरीके आगे चलकर टिकाऊ साबित नहीं होंगे, आर्थिक विकास की चालू तौर तरीके आगे चल टिकाऊ साबित होंगे, ए भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखें कि जो द करंट मेथड्स ऑफ डेवलपमेंट है विल नॉट प्रूव टू बी सस्टेनेबल इन द लॉन्ग रन, यानी कि आर्थिक विकास के चालू जो भी तौर तरीके आगे चलकर टिकाऊ साबित बिल्कुल भी नहीं होने वाले हैं। वैश्विक संपदा की सुरक्षा के लिए कौन से समझौते किए गए? व्हाट एग्रीमेंट्स वर मेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ग्लोबल वेल्थ, कौन कौन से किए गए थे? तो सारे किए गए थे। अंटार्कटिका संधि 1959, आपके मॉन्ट्रियल न्यायाचार प्रोटोकॉल जिसको बोलते हैं 1987, अंटार्कटिका पर्यावरण न्यायाचार 1991, बिल्कुल सही बात है। चारों के चारों जो है हो गया ना 2 नंबर क्वेश्चन तैयार। तो वही कह रहा हूं कि यानी आपके सिर्फ 1 लाइनर नहीं हो रहे हैं, आपके 2-2 नंबर वाले भी हो रहे हैं, मैच द फॉलोइंग भी हो रहे हैं, फिल्म सभी कुछ मर्ज है इसके अंदर। बहुत बड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंस रखेगा ये टेस्ट, मतलब ये आपका पूरा एक वीडियो, पूरी क्लास। निम्नलिखित कथनों में प्रत्येक के आगे सही और गलत का चिन्ह लगाना है। इसमें पहला है कि पृथ्वी सम्मेलन के बारे में बात कही गई है। पृथ्वी सम्मेलन का मतलब अर्थ समिट की बात कही गई है। तो अर्थ समिट में कौन कौन सी बातें सही है? कि अर्थ समिट में 170 देश, हजारों स्वयंसेवी संगठन, अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने, बिल्कुल सही बात है, पहली बात ट्रू है। दूसरा, यह सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में हुआ, बिल्कुल सही बात है, यूएनओ के बिल्कुल लीडरशिप में हुआ, ऐसा मान लीजिए। वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों ने पहली बार राजनीतिक आधार पर ठोस आकार ग्रहण किया, बिल्कुल सही बात है, यह भी सही है। और यह महासम्मेलनी बैठक थी, यह भी बात सही है। चारों ही बातें सही है। वैसे आपको एक बड़ा क्वेश्चन तैयार करवा के ले गया वाला क्वेश्चन। निम्न में से किस दशक में पर्यावरण के मसले ने जोर पकड़ा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिकेड्स डिड द इश्यू ऑफ एनवायरनमेंट गेन इंपॉर्टेंस? 1960, 70। तो 1960 वाला जो डिकेड था उसने जो है पर्यावरण के मसले पर वाकई जोर पकड़ा। उसके बाद में अर्थ समिट वगैरह भी हुए। 75, फिलीपींस के कोर्डिलेरा, आपने पढ़ा भी था कोर्डिलेरा, इस क्षेत्र में कितने लाख मूलवासी लोग रहते हैं? यानी कि 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। कोर्डिलेरा में कितने लोग रहते हैं? 20 लाख रहते हैं। किन देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं की छूट दी गई है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव बीन एक्सेम्प्ट फ्रॉम द ऑब्लिगेशन ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल? भारत, चाइना, जापान, ए एंड बी, दोनों ध्यान रखें, भारत और चाइना को दी गई है, ठीक है ना, ए एंड बी। 1992 के किस
विश्व स्तरीय सम्मेलन ने पर्यावरण को विश्व राजनीति के प्रमुख मुद्दों में सम्मिलित करार दिया। तो वो था आपका रियो डी जेनेरो में सम्मेलन जो हुआ था, अर्थ समिट, है ना, ब्राजील का एक शहर रियो डी जेनेरो, वो वाला जो कॉन्फ्रेंस हुआ था वो वेरी इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण के प्रति बढ़ते सरोकारों का क्या कारण है, निम्नलिखित में से सबसे बेहतर विकल्प चुने। विच अमंग द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन रीजन फॉर ग्रोइंग इन्वायरमेंट। अच्छा पूरा नहीं लिखा गया, इन्वायरमेंट वाला लिख लेना भाई। इन्वायरमेंट मतलब इन्वायरमेंट के प्रति जो हमारे अच्छे विचार हो, उनमें से जो सबसे बेस्ट है वो लिखना है कि विकसित देश प्रकृति की रक्षा को लेकर चिंतित हैं, कोई मतलब नहीं है। पर्यावरण की सुरक्षा मूलवासी लोगों और प्राकृतिक पर्यावरण के लिए जरूरी है, ठीक है। मानवीय गतिविधियों से पर्यावरण को व्यापक नुकसान हुआ है और यह नुकसान खतरे की हद तक पहुंच भी गई, ये सबसे अच्छा आंसर ये है। मतलब द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज हैज बिकम प्रोग्रेसिव एंड हैज रीच्ड अ डेंजरस लेवल, कि इसी हिसाब से अगर करते रहे, इस पर्यावरण का हनन करते रहे, एक दिन बहुत ज्यादा दुविधा हो जाएगी। सबसे बेस्ट यही है। साझी संपदा यानी जिसको बोलते हैं कॉमन प्रॉपर्टी, इसका क्या अर्थ है? ऐसी संपदा जिस पर, डेफिनेशन है मतलब ऐसी संपदा जिस पर किसी समूह के प्रत्येक सदस्य का स्वामित्व हो, यानी कि ऑन बाय ईच मेंबर ऑफ ए ग्रुप। कहता नहीं हमारी सबकी है, ये हमारी साझी है, ठीक है, वो वाली चीज है। 80 रियो डी जेनेरियो निम्न से किस देश का एक शहर है? ब्राजील। तो ब्राजील का एक शहर है रियो डी जेनेरियो, या जेनेरो भी शॉर्ट में बोलते हैं इसको, ब्राजील का एक शहर, ध्यान रखें, ठीक है। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ब्रिटेन, चाइना, ब्राजील। तो ध्यान रखें ब्राजील में वही रियो डी जेनेरियो, ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज का। अगला, भारत ने पृथ्वी सम्मेलन के समझौतों के क्रियान्वयन का एक पुनरावलोकन, ठीक है ना, वो कब किया था? 1995, 97, 99 या फिर 2003? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखना। तो ये किया था 1997 के अंदर, 1997 में। अगला, देविस्थान, है ना, देविस्थान का मतलब स्केल्ड ग्राउस। राजस्थान में देविस्थान को क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने बहुत अच्छे याद करवाए थे। केकड़ी, ओरान, कहते हैं ओरण नहीं हमारे, वाणी है, ठीक है। तो राजस्थान में कहते हैं केकड़ी, ओरान या वाणी, ठीक है। अगला है, रियो पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? वो अपने कहा भी था पीछे 170 के समथिंग कंट्री, ठीक है ना, 170। अगला, खाली जगह है कि के दशक के शुरुआती और मध्यवर्ती वर्षों विश्व का पहला बांध विरोधी आंदोलन, ठीक है ना, इनकी एंटी डैम मूवमेंट जो चला था वो कब हुआ था? ध्यान रखिए 1980 में, 1980 के अंदर बांध विरोधी आंदोलन चला। WSF का फुल फॉर्म क्या बताओ? वर्ल्ड सोशल फोरम, या वर्ल्ड स्टेट फोरम, या वर्ल्ड सिक्योरिटी फोरम। तीन आपके सामने ऑप्शन है, लेकिन एस का मतलब सोशल है, ठीक है। एस का मतलब क्या है? सोशल। वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? यानी कि स्टेटमेंट ट्रू अबाउट ग्लोबलाइजेशन। ऑप्शन 4 है कि वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है, ध्यान रखना, ये बेस्ट चीज है। यानी कि डायमेंशनल ग्लोबलाइजेशन मल्टी डायमेंशनल फिनोमेना, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। बाकी ये आर्थिक परिघटना नहीं है, इसकी शुरुआत वैश्वीकरण में नहीं हुई है, पश्चिमीकरण भी नहीं है, एक बहुआयामी परिघटना है। भारत में नई आर्थिक नीति कब शुरू हुई? 90, 91, 92, 93। ऑप्शन 4 इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ध्यान रखिए 1991 के अंदर, ठीक है। 89 वर्ल्ड सोशल फोरम में कौन कौन से लोग सम्मिलित हैं? मतलब इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? तो ध्यान रखें वर्ल्ड सोशल फोरम के अंदर मानवाधिकार कार्यकर्ता भी आ जाते हैं, पर्यावरणवादी, मजदूर, युवा, महिला, सभी के सभी आ जाते हैं, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। 90 बताओ 90। एक अवधारणा के रूप में वैश्वीकरण का प्रवाह है। द फ्लो ऑफ ग्लोबलाइजेशन एज ए कॉन्सेप्ट इज विश्व के एक हिस्से से विचारों का दूसरे हिस्सों में पहुंचना, पूंजी का एक से ज्यादा जगहों पर जाना, वस्तुओं का कई देशों तक पहुंचना, सारी ही बातें सही हैं, सारी बातें सही है। वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सही है, कौन सा ट्रू है? कि विभिन्न देशों और समाजों पर वैश्वीकरण का प्रभाव विषम रहा। सभी देशों और समाजों के वैश्विक प्रभाव समान नहीं, विषम रहा। विषम मतलब सब देशों और समाज पर सीधी सी बात है ग्लोबलाइजेशन का असर अलग अलग रहा, विषम रहा। विषम का मतलब क्या होता है? इंपैक्ट ऑन स्टेटस सोसाइटी वो रहा अनइवन, ठीक है ना। अगला, वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक कब और कहां? तो ध्यान रखें WSF की वो हुई थी 2001 में ब्राजील के अंदर, इन ब्राजील इन 2001, ठीक है। अगला,
वैश्वीकरण के कारणों के बारे में कौन सा कथन सही है, मतलब ग्लोबलाइजेशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। वैश्वीकरण का एक महत्वपूर्ण कारण प्रौद्योगिकी है, बिल्कुल सही बात है। टेक्नोलॉजी जो आई है ना ग्लोबलाइजेशन के अंदर, सबसे बड़ा कारण यही है आज, ठीक है, जो हर किसी कंट्री को सोचने पर मजबूर करता है। फिर खाली जगह, देश कौन सी वैश्वीकरण की प्रक्रियाओं के समर्थन में तर्क है कि इससे समृद्धि बढ़ती है। तो जो इकोनॉमिकल बंदे हैं, इकोनॉमी की बात करने वाले, वो बात ठीक है, उनकी आर्थिक वैश्वीकरण की प्रक्रियाओं के समर्थन का तर्क है कि इससे समृद्धि बढ़ेगी। तो बिल्कुल हमें इकोनॉमिकल, तो जैसे जितने भी आर्थिक है, चाहे वो खाने माइंस वगैरह हो, हर चीज में अपन को वो तो खैर है ही, जो इनकी रुचि, इनकी बात ये है कि अगर ये सब होता है तो उससे देश की समृद्धि बढ़ती है। निम्न में से कौन सा वैश्वीकरण का कारण नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। किसी देश की पारंपरिक वेशभूषा, ना ये तो कोई है ही नहीं। ट्रेडिशनल जो है ड्रेस ऑफ कंट्री, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, ये नहीं है। प्रौद्योगिकी है, आपके विश्व व्यापार से जुड़ाव है, संचार के साधन है, लेकिन किसी का ड्रेस से वैश्वीकरण का क्या लेना देना। अगला, वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है, कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है कि वैश्वीकरण का संबंध सिर्फ वस्तुओं की आवाजाही से है। वैश्वीकरण में मूल्यों का संघर्ष नहीं होता। वैश्वीकरण के अंग के रूप में सेवाओं का महत्व गौण है। वैश्वीकरण का संबंध विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव से है। बिल्कुल सही बात है, बाकी तीनों बातें गलत हैं। यानी ग्लोबलाइजेशन इज अबाउट वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्शन, ठीक है ना। क्या बोलेंगे इसको अपन, इंटरकनेक्टेड बोल देना एक बार, जो भी स्पेलिंग देखना इसकी, ठीक है ना भाई, इंटरकनेक्ट। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैश्वीकरण का सही कारण है। काफी वैश्वीकरण क्वेश्चन ले लिए अपन ने, तो सेम वही है कि प्रौद्योगिकी ने ही वैश्वीकरण जन्म दिया है, लेकिन थोड़ा लैंग्वेज चेंज है, बाकी टेक्नोलॉजी वाला क्वेश्चन हम पीछे ले चुके। अगला खाली जगह है, कुछ अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक वैश्वीकरण को विश्व का पुनः उपनिवेशीकरण भी कहा कि वापस जो है लोग कॉलोनाइजेशन, जैसे अंग्रेजों का यहाँ पर हम गुलाम थे, वैसे ही कह रहे हैं कि कुछ जो इकोनॉमिक जो अर्थशास्त्री है, इकोनॉमिस्ट है, वो ये कह रहे हैं कि वापस एक न एक दिन दुनिया जो आपस में ऐसे बड़े पैसे वाले लोगों को गुलाम बन जाएगी, ठीक है, अगर ऐसे मामला चलता रहा तो। 99 देखो, वर्ल्ड सोशल फोरम की चौथी बैठक कब और कहां। WSF की 4th जो मीटिंग हुई थी वो आपके यानी 4th मीटिंग ऑफ वर्ल्ड सोशल फोरम हेल्ड कब हुई थी, तो वो हुई थी भाई 2004 में इन मुंबई, ठीक है ना, 2004 मुंबई में हुई थी। और 100वां क्वेश्चन देखो, वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन गलत है। विच स्टेटमेंट फॉल्स ट्रू में बताना है अपन को कि वैश्वीकरण के समर्थन तर्क है कि आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी, बात तो सही है। वैश्वीकरण आलोचना का भी तर्क है कि आर्थिक असमानता, बिल्कुल ये भी बढ़ेगी, सही बात है। वैश्वीकरण के जो पैरोकार है उनका तर्क है कि सांस्कृतिक समरूपता आएगी, ठीक है। और वैश्वीकरण के आलोचकों का तर्क है कि सांस्कृतिक समरूपता कभी नहीं आ सकती, ध्यान रखना। कल्चरल जो है ये कभी भी इससे नहीं आ सकती, इसमें तो हमेशा क्या होगा, बदलाव ही होगा। यह तर्क है कि सांस्कृतिक समरूपता कभी भी, समरूपता मतलब सिमिलरिटी कभी भी नहीं होगी, ये ध्यान रखना, ठीक है ना।